please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं नवजोत। सुबह के 9 बज चुके हैं। हर अहम खबर दिखाना हमारा कर्म है, क्योंकि मुद्दा गर्म है। और मुद्दा गर्म है। सत्ता के नशे में शहीद का अपमान हुआ। बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है। शहीद का अपमान करने के लिए क्या बिहार के मंत्री विनोद सिंह माफी मांगेंगे? क्या नीतीश मंत्री विनोद सिंह पर कार्रवाई करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर शहीद का अपमान करने का आरोप लगा है। बिहार के मंत्री विनोद सिंह से जब ये पूछा गया कि आप शहीद की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाता तो क्या शहीद जिंदा हो जाता? और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो कि वो उड़कर शहीद को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच जाते। आपको मालूम है कि नहीं कि कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है और अभी हम 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे। हम रास्ते में हैं और मैं अभी पीड़ित परिवार मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या फायदा जब कल नहीं तो कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है। ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। इनको कोई अधिकार नहीं है इस पद पे रहने का। अगर सैनिकों के शहीदों का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके परिवार वालों पर कम से कम उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए कम से कम ये जाते, सम्मान रखने के लिए ये जाते। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते इनको वहां पहुंचना चाहिए था। इनको तो नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बर्खास्त करें, ये हम मांग करने का काम करते हैं। ये मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति हम सबका पूरा सम्मान है। उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है और हम ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं। और मैं जरूर पता करूंगा क्यों ऐसी बात हुई। ये उनका क्या बयान था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बयान बिहार सरकार का बयान नहीं है। वीर कुंवर सिंह की धरती का वो सपूत था जिसकी शहादत हुई। उसकी शहादत पे पूरे बिहार को गर्व है। हम आप सबको सम्मानित हुए हैं। वीर कुंवर सिंह की धरती पे आज भी ऐसे ऐसे वीर सपूत जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। और ऐसे बयानों की कोई महत्वता नहीं है। ऐसे बयानों की चर्चा करके उस वीर सपूत की शहादत का अपमान कोई न करे। बीजेपी के विधायक है और बिहार सरकार में मंत्री भी है, नाम है विनोद सिंह। क्या कहा उन्होंने जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि आप अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, शहीद की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए? जवाब क्या था, जरा सुनिए। आपको मालूम है कि नहीं कि कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है और अभी हम 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे। हम रास्ते में हैं और मैं अभी पीड़ित परिवार मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या फायदा जब कल नहीं तो कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है। ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। चंद्रमोहन हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, क्या ये सिला दिया शहादत का मंत्री जी ने? बिल्कुल, देखिए बिहार में जब ये शहीद हुए थे मुजाहिद, उसके बाद बिहार सरकार ने यह कहा था कि राजकीय सम्मान के साथ उनकी अंतिम विदाई होगी और वहां पर अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। लेकिन जिस दिन ये सुपुर्दे खाक हुए उस दिन न तो कोई बिहार सरकार का एक मंत्री पहुंचा और न ही वहां पर कोई वरीय अधिकारी पहुंचा, जिसको लेकर परिवार वालों ने भी सवाल खड़े किए थे और 5 लाख रुपए का जो सहायता राशि था उसको भी वापस कर दिया था। ऐसे आलम में मंत्री का यह बयान आया, जबकि ये विनोद कुमार सिंह खुद आरा के प्रभारी मंत्री हैं और वैसे भी इनको उसके यहाँ मुजाहिद के घर पर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए और उसके बाद इस तरह का बयान दे रहे हैं कि क्या वो जाकर वहां पर जिंदा कर देते। साफ तौर पर यह शहीद का अपमान है और इस तरह का बयान देकर शहीदों का खिल्ली उड़ाया जा रहा है। हालांकि जब कोई भी मंत्री बिहार सरकार का उनके घर पे नहीं पहुंचा, उसके बाद से विपक्ष लगातार सवाल खड़ा कर रहा था कि आखिर बिहार सरकार की कोई मंत्री वहां पर क्यों नहीं पहुंचे। और अब इस तरह का जब बयान आया है तो जाहिर सी बात है राज्य सरकार की एक बार फिर से थूथू शुरू हो गई है, क्योंकि शर्मनाक बयान इसको कहेंगे। और इस पर जब कहा गया, मंत्री जी ने क्या इस पर माफी मांगी? चंद्रमोहन,
बिल्कुल, देखिए मंत्री जी ऐसे मामलों पर अभी तक तो माफी नहीं मांगे हैं, लेकिन हो सकता है कि जब इस तरह से किरकिरी उनकी शुरू हुई है तो वो माफी मांग ले। लेकिन सवाल माफी का नहीं है, हाँ। ये है कि आखिर शहीदों का अपमान बिहार में इस तरह से कब तक होते रहेगा। जी। जब मुजाहिद का 100 यहाँ पर पहुंचा था, उस समय भी ना तो कोई बिहार का मंत्री पहुंचा था और न ही कोई अधिकारी। सरकार है जेडीयू की, नीतीश कुमार जेडीयू के साथ बीजेपी सहयोगी है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और इसी पर जेडीयू से जब राय ली गई तो उन्होंने कहा कि ये सरकार का बयान नहीं, मंत्री जी का बयान हो सकता है। लेकिन क्या मंत्री जी पर कार्रवाई होगी या नहीं, मुद्दा गर्म है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, नीतीश कुमार ये खबर दे रहे हैं जयपुर मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है और सूत्रों के मुताबिक इस हमले को हिजब के 2 आतंकी अंजाम दे सकते हैं, जिसके लिए जयपुर में ये लोग दोनों छिपे हुए हैं। बताया जा रहा है कि जयपुर में 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं जो कि कश्मीर के शोपिया के रहने वाले हैं और दोनों हमला कर सकते हैं। फदायन आतंकी बताए जा रहे हैं, हिजब के आतंकी हैं दोनों। नीतीश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। नीतीश, ट्रेंड सा एक बन गया है कि सेना को टारगेट करना है, क्यों? देखिए, इनको ज्यादा जो है लाइमलाइट मिलता है, इनको ज्यादा जो है ये लाइमलाइट में आते हैं। इसी वजह से अब एक ट्रेंड सा देखा जा रहा है कि जो सिलसिला पठानकोट से शुरू हुआ था, उसके बाद उरी, उसके बाद नगरोटा और अभी हाल ही में पिछले शनिवार को संजमान मिलिट्री कैंप पर हमला किया जैश ए मोहम्मद के आतंकियों ने। लेकिन इस बार जो है आतंकी जो जयपुर में रह रहे हैं पिछले काफी दिनों से, वो हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी हैं। दरअसल हिजबुल ने काफी दिन से घाटी में भी कोई अटैक नहीं किया है और इस मकसद से वो वहां उसने आतंकी भेजे हैं जयपुर। अलर्ट कैसे जारी किया गया नीतीश, अलर्ट कैसे जारी किया गया है सुरक्षा एजेंसियों द्वारा? आईबी की तरफ से ये अलर्ट जो है जारी किया गया है और इनके नाम भी हैं। जो 2 आतंकी हैं ये हाजिन बांदीपुरा के रहने वाले हैं। इनके नाम भी हैं, सुरक्षा कारणों से हम उनके नाम नहीं बता रहे हैं। इन्होंने वहां पर रहकर मैपिंग पूरी कर ली है, जो इलाके का जो मानचित्र वगैरह होता है कि कहां से कैसे अटैक करना है, फिदायीन हमला, उसकी पूरी मैपिंग कर ली है और ये किसी वक्त फिदायीन हमला कर सकते हैं। वहां पर जयपुर में ये काफी दिनों से रह रहे हैं। इनके नाम हम सुरक्षा कारणों से नहीं बता रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज को जो जांच चल रही है, जो इनको कॉर्डन ऑफ करने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें जो परेशानी आ सकती है, इस वजह से हम उनके नाम नहीं बता रहे हैं। लेकिन जाहिर तौर से जो है हिजबुल अपने प्रेजेंस को एक बार फिर से फील कराने के लिए जयपुर में मिलिट्री कैंप को टारगेट के तौर पर चुना है और वहाँ फिदायीन हमले की तैयारी में है। नजर अपने आ रही है नीतीश, लौटेंगे आपके पास। ये बड़ी खबर, मुद्दा गर्म है, नजर इस पर हमारी लगातार बनी हुई है, तो हर खबर दिखाना हमारा कर्म है क्योंकि मुद्दा गर्म है। बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है, मुद्दा गर्म है। शहीद का अपमान क्यों किया? शहीद का अपमान करने के लिए क्या बिहार के मंत्री विनोद सिंह माफी मांगेंगे? क्या नीतीश अपने मंत्री पर कार्रवाई करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर शहीद का अपमान करने का आरोप लगा है। बिहार के मंत्री विनोद सिंह से जब ये पूछा गया कि आप शहीद की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाता तो क्या शहीद जिंदा हो जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो कि वो उड़कर शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंच जाते। आपको मालूम है कि नहीं कि कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है और अभी हम 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे। हम रास्ते में हैं और मैं अभी पीड़ित परिवार, मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या फायदा जब कल नहीं तो कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है, ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। कोई अधिकार नहीं है इस पद पे रहने का। अगर सैनिकों के, शहीदों का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके परिवार वालों पर, कम से कम उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए कम से कम ये जाते हैं, सम्मान रखने के लिए ये जाते हैं। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते इनको वहां पहुंचना चाहिए था। इनको तो नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बर्खास्त करें, ये हम मांग करने का काम करते हैं। ये मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति हम सबका पूरा सम्मान है। उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है और हम ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं और मैं जरूर पता करूंगा क्यों ऐसी बात हुई है।
नीरज सिंह जेडीयू से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज जी, क्या इस तरीके से सम्मान होता है शहादत का? नहीं, बिल्कुल आपकी चिंता जायज और सवाल भी जायज है, और वो ही वक्तव्य आया है वो निश्चित रूप से लोकतंत्र में ही नहीं पूरे देश के लिए, जो हमारे सैन्य बल के लोग हैं जो देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान की कुर्बानी लगाते हैं, तो निश्चित रूप से माननीय मंत्री जी ने जो बयान दिया है जवान मुजाहिदीन खान के बारे में, वो हमारे लिए निश्चित रूप से चिंता का विषय है। और हम ये समझते हैं कि शहीदों का सम्मान देश का सम्मान है, और देश के पूरे 100 करोड़ जनता के आवाम के प्रति एक निश्चित रूप से एक ऐसा दौर है, इस दौर में अपने मंतव्य से कम से कम इस ढंग के मंतव्य से माननीय मंत्री जी को बचना चाहिए। तो क्या कार्रवाई करेगी फिर नीतीश अपने मंत्री पर? अब देखिए, इस अंदर में हम लोग तथ्यों को पता लगाएंगे। तथ्य क्या तथ्य, सब वीडियो चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। अब इस संदर्भ में निश्चित रूप से जो भी होगा, जो भी संबद्ध पक्ष है, उनसे जानकारी जरूर ली जाएगी। ये तो हम आपको दिखा ही रहे हैं लगातार कि वो क्या कह रहे हैं कि मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो मैं चला जाता तो क्या वो जिंदा हो जाता? मैं तो खैर आप वीडियो, मैं तो पहले ही बोला कि वीडियो भी आप दिखा रहे हैं। ये इस ढंग का मंतव्य, भाई किसी के यहाँ जाने से कोई जिंदा नहीं हो जाता है, लेकिन सम्मान का विषय है ना। जिसने देश की सरहद की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दे दी, आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानी दे दिया। आप मानते हैं कि विनोद सिंह ने जो बयान दिया है वो एक शर्मनाक बयान है? हम यह मानते हैं कि माननीय मंत्री जी को ऐसे बयान से बचना चाहिए। आपको लगता है कि उनको माफी मांगनी चाहिए इस बयान पर? शब्दों के चयन में गंभीरता होनी चाहिए, यह महत्वपूर्ण है। और निश्चित रूप से लोकतंत्र के लोकलाज की बुनियाद पर चलता है। अब उनको तय करना है कि क्या वो बोलेंगे, इस पर मंतव्य देंगे। लेकिन हमारी पार्टी जनता दल का जहाँ तक सवाल है, या कोई भी सामान्य नागरिक का सवाल है, वह देश का हर नागरिक निश्चित रूप से चिंतित होगा माननीय मंत्री जी की इस मंतव्य से। नीरज जी, सहयोगी हैं आपके, बीजेपी आपकी सहयोगी है, दोनों मिलकर सरकार चला रहे, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि अब सीधे सीधे कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, आप मान रहे हैं कि उन्होंने गलत किया, लेकिन वो माफी नहीं मांग रहे हैं। पहली बात, क्या माफी मांगेंगे? दूसरी बात, क्या सरकार कार्रवाई करेगी? पहली बात ये कि उन्होंने माफी मांगने का दोबारा उनसे कोई पूछा है कि नहीं पूछा, मुझे जानकारी नहीं। लेकिन हमको लगता है कि माननीय मंत्री जी को इस संदर्भ में देश की आम जनता के सामने इस बात को बोलना चाहिए कि हमारे बयान का निहितार्थ क्या था, और आपने जो बयान दिया है वो चिंताजनक है। नीरज जी, आप हमारे साथ रहिए। नवल किशोर जी आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। नवल जी, क्या कहेंगे विनोद सिंह के इस बयान पर? ये तो बहुत ही अफसोसजनक बात है कि शहीद के विषय में इस तरह की टिप्पणी कर, इस तरह का बयान देना। और हमें लगता है कि माननीय मंत्री को माफी मांगना चाहिए और उनके पार्टी को उन पर एक्शन लेना चाहिए कि इस तरह का बयान देने से पहले कम से कम एक बार सोचना चाहिए कि देश हित में और देश की रक्षा के लिए अगर जो जवान सीमा पे है और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है, और कंट्रीब्यूशन देते समय, योगदान देते समय अगर वो शहीद होता है और उस पर इस तरह की टिप्पणी और बयान करना, हमें लगता है कि बेहद दुखद है और अफसोसजनक है। यही बात नीरज सिंह जी जेडीयू से हमारे साथ दूसरी तरफ फोन लाइन पर भी मौजूद है, यही बात वो कह रहे हैं। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि आखिर क्यों मंत्रियों की जबान फिसल जाती है? नहीं, ये तो नीरज जी ही बताएंगे बेहतर, ये उनके इस बयान का मतलब क्या है और उन पर उनकी क्या रुख है और क्या उस पर क्या सोचते हैं। लेकिन ऐसा बयान क्यों, आखिर आपको क्या लगता है क्यों दिया गया ऐसा बयान? ठीक है, वो जा नहीं सकते थे, लेकिन शब्दों का चयन, वही नीरज जी भी कह रहे थे कि शब्दों का चयन तो कम से कम सही तरीके से होना चाहिए। ये तो सीधे सीधे अपमान हो गया। इसमें शब्दों का चयन का बात तो तब आएगा जब इस तरह का बयान आता है, तो एकदम हमें लगता है कि वो जानबूझ के इस तरह का बयान दिए होंगे। क्या जानबूझ के? नीरज जी, क्या जानबूझ के बयान दिया गया? उनको ये नहीं मालूम है कि विषय में किस तरह की बात रखनी चाहिए। इस संबंध में तो वही बता सकते हैं जानबूझ कर दिया, उन्होंने क्यों ऐसा बोला। मेरी समझ है कि शब्दों का चयन में गंभीरता होनी चाहिए। मेरा सलाह है माननीय मंत्री जी को कि मंत्री जी ऐसे बयान से बचिए, और निश्चित रूप से पूरा देश इस पर गर्व करता है। सर, दो चीजें नीरज जी, देखिए दो चीजें हैं। आप ये बात मान रहे हैं, अब ये भी बात समझिए कि सहयोगी आपकी है, जनता के प्रतिनिधि पहले, दूसरा आप ही की सरकार में मंत्री। क्या कार्रवाई करेंगे आप लोग? भाई, लोकतंत्र लोकलाज पर चलता है ना, खुद तो तय करना पड़ेगा ना हमको। हमारा आचरण क्या होगा, हमारा मंतव्य क्या होगा, इस सब चीजों पर तो व्यक्तिगत रूप से भी आदमी को। पर पार्टी क्या करेगी, सरकार क्या करेगी? सर, ये एक शहीद का अपमान नहीं हुआ, ये तो शहीदों का अपमान हुआ है। इस संबंध में तो माननीय नंद किशोर जी का मैं सुन रहा था,
जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे, उनके दल के लोग हैं। उन्होंने पहले मंतव्य, मैं आप ही के टीवी पर सुन रहा था, तब उनका मंतव्य आने दीजिए। नीतीश बड़े नेता है, जरूर इस संबंध में पूछताछ होगी। सरकार कुछ नहीं करेगी? नहीं, सरकार का पार्टी है ना, सरकार के पार्टी ने, माननीय मंत्री ने कहा है ना, माननीय मंत्री ने कहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि हम इसको संज्ञान में लेंगे। नवल जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ये मान लेना कि ठीक है मंत्री जी ने गलती की सही है, या फिर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई कार्रवाई कर पाए। न उनकी चलती है, न उनसे कोई पूछता है। जिस तरह का स्थिति वो बन गया है कि उसमें वो कार्रवाई करने में अक्षम है, मुझे ये लगता है। अदरवाइज तो इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, कार्रवाई करने में 2 मिनट नहीं सोचना चाहिए। जो इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह का कोई वो चीज बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें सोचने की अवस्था क्या, कहाँ से आ गई? तो सीधे सियासत की मजबूरियां कहें फिर इसको? कहाँ से आ गई सियासत की मजबूरियां कहें फिर? सियासत की मजबूरी भी है उनके लिए और जरूरी भी है, उसके बगैर उनका काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उनकी सरकार खतरे में आ गई और फिर वो बिना कुर्सी का रह नहीं पाएंगे, ये भी कारण हो सकता है। नीरज जी बताइए। अब तो हमारा सियासत का इंजेक्शन का असर तो पता ही होगा ना, हमारा इंजेक्शन कितना कड़ा होता है, आपको ज्यादा पता है, क्योंकि नवल जी घबराइए नहीं, आप मोहन भागवत का समर्थन करते हैं, उनके भैया समर्थन करते हैं, आपको ज्यादा पता है। इंजेक्शन तेजस्वी यादव, इंजेक्शन दूसरे को लगा है। तेजस्वी यादव अरुण जेटली से मिलने के लिए आएगा। बताइए मोहन भागवत के विषय में आप क्या सोचते हैं? अरे आप बोलिए ना, हम तो बोल रहे हैं भारत की बात करते प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं कि संघ के सामने नतमस्तक हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के अधीन हो गए हैं? आप ये क्यों नहीं बोलते हैं? बीजेपी के सामने आपकी हिम्मत। नवल जी, नीरज जी, अब इस पर आप अपनी पर्सनल सियासत मत कीजिए, यहाँ पर हमारे इस चैनल को इस मंच मत बनाइए अपनी सियासत चमकाने का। सीधे सीधे बताइए कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए, क्या कार्रवाई करेगी सरकार, क्या कार्रवाई करेंगे नीतीश कुमार? मैं दोनों से ये बात कहूंगी, यहाँ पर इसको अपनी सियासत का मंच मत बनाइए। नवल जी, नीरज जी, इस तरह का टिप्पणी करते हैं तो इस पर रिएक्शन क्या लेंगे? अरे आप विषय से मत हटिए, विषय से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मैं उसी तरह से रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर सकते हैं तो आप इस मंत्री के खिलाफ में क्या बोल सकते हैं? चलिए, सियासत यहाँ पर अपनी शुरू कर दी दोनों ने। सवाल हमने किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। सवाल हमने यही किया था कि क्या कार्रवाई होनी चाहिए मंत्री जी पर। नवल किशोर आरजेडी सीधे सीधे कह रहे हैं कि ये सियासत की मजबूरी है कि नीतीश कुमार तुरंत कार्रवाई नहीं कर पा रहे। नीरज जी ने कहा कि हम इस पूरे मामले को संज्ञान में ले रहे हैं और इसके बाद फैसला लिया जाएगा। तो मुद्दा गर्म है। श्रीनगर से बड़ी खबर आ रही है, रफत अब्दुल्ला ये दे रहे हैं। बारामूला जिले में एक आतंकी के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकी को पकड़ने के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बारामूला से खबर है जहां पर एक आतंकी के छिपे होने की खबर आ रही। रिफत अपडेट दे रहे। रिफत, क्या जानकारी? देखिए नवजोत, ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट बारामूला का पलहालन एरिया है। वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला कि एक स्थानीय मिलिटेंट जो है वहाँ पे इस गांव में छुपा हुआ है। फौरन कॉर्डन किया गया इस एरिया का। वहाँ पे आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस पहुंची और कॉर्डन किया गया, और उसके बाद पहले फायरिंग की सिक्योरिटी फोर्सेस ने और बाद में मिलिटेंट ने भी वहाँ से फायरिंग की। तो इस वक्त फायरिंग का सिलसिला जो है चल रहा था, रुक रुक के फिर से फायरिंग हो रही है, तो शायद कुछ और टाइम लग सकता है। और सूत्र जो बता रहे हैं, जो पुलिस का कहना है, एक मिलिटेंट वहाँ पे बताया जा रहा है एक घर में छुपा हुआ था, उसका कॉर्डन किया गया और उसके साथ इस वक्त मुठभेड़ चल रही है। बिल्कुल, नजर बना रखिए। मुद्दा गर्म है। जेएनयू में फिर बवाल मचा हुआ है। क्या कुलपति का घेराव छात्रों की गुंडागर्दी है? जेएनयू में 75% की उपस्थिति अनिवार्य करने से छात्रों को परेशानी क्यों है? छात्रों से मिलने से कुलपति को परहेज क्यों है? और ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्रों और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच एक बार फिर से ठन गई है, और इस बार 75% उपस्थिति अनिवार्य किए जाने पर छात्र विरोध में है। जेएनयू छात्र संगठन की अगुवाई में विरोध कर रहे सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन को घेर लिया। जेएनयू प्रशासन का आरोप है कि प्रशासनिक भवन का घेराव करने वाले छात्रों ने स्टाफ के सदस्य को बाहर जाने नहीं दिया, और जेएनयू के वीसी एम
जगदीश कुमार ने ट्वीट करके आरोप लगाया कि छात्रों ने कई कर्मचारियों को प्रशासनिक भवन में कैद तक कर लिया, जिससे एक कर्मचारी की तबीयत भी खराब हो गई। वहीं प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना है कि वो सिर्फ वीसी से मिलने की मांग कर रहे थे और उन्होंने किसी को भी आने जाने से नहीं रोका है। ये स्टूडेंट्स की भी नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, इनको कुछ पद चाहिए प्रशासन में, इसलिए ये ऐसी हरकतें करते हैं। अभी कोई नहीं है, किसी ने कोई गेट ब्लॉक नहीं किया, सब आराम से सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। वाइस चांसलर हमसे मिले, हम बोल रहे हैं कि वो हमसे आके मिले। विरोध उनकी एग्जिस्टेंस का चल रहा है फिलहाल, कि वो जब से आए हैं हमारे कैंपस का एक एक चीज उन्होंने बर्बाद कर दिया। करीब 100 से 150 के बीच में जो छात्र हैं, जिसमें अधिकांश बाहर के एलिमेंट हैं, और उन्होंने हमारे जो रेक्टर 1 है प्रोफेसर चिंतामणि महापात्रा और रेक्टर 3 प्रोफेसर राणा प्रताप सिंह, उन दोनों को बंधक बनाया हुआ है। उनको उन्होंने बाहर नहीं आने दिया है और उनसे काफ़ी बदतमीज़ी की गई है। और हमारे जो चीफ प्रॉक्टर हैं प्रोफेसर कौशल शर्मा जी, उनको भी 3 घंटे इन लोगों ने आज बंधक बनाया यहाँ पर और उनसे तरह तरह की बदतमीज़ियाँ की, भद्दी भद्दी उनको इन लोगों ने आज गालियाँ दी हैं। अभी हम ये 40-50 टीचर ये इकट्ठे हुए हैं और हम कोशिश करेंगे जो हमारे रेक्टर 1 और 2 अंदर बंद हैं, बंधक बनाए इन लोगों स्टूडेंट के द्वारा, उनको आज यहाँ से मुक्त करा के बाहर ले आए। शीतल नादल मेरी सहयोगी इस वक्त जुड़ चुकी हैं और पूरे मामले पर नजर लगातार बनाया। शीतल, इस बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है? कि बवाल के लिए जिम्मेदार कौन है, इसमें आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। जहां पर वीसी ने कल बवाल के लिए जो है स्टूडेंट को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि जब रेक्टर दोनों जो है स्टूडेंट से मिल गए थे सुबह ही, और उन्होंने कहा था कि वीसी से मुलाकात कराएंगे, लेकिन बशर्ते। शीतल, रोक रही हूं आपको। जेएनयू के रजिस्ट्रार प्रमोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद जी, मामला क्या है पूरा, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? छात्रों ने जबरदस्ती वहाँ पर कब्जा कर लिया था और बार बार ये कहने के बावजूद भी कि आप यहाँ से अपनी भीड़ को हटाइए, पूरा प्रशासन उनसे मिलने को तैयार है, फिर भी छात्रों ने पूरे बिल्डिंग को घेर के रखा और हमारे किसी भी अधिकारी को वहाँ से जाने नहीं दिया। हमारे 2 रेक्टर 1 और रेक्टर 3 और साथ में हमारे चीफ प्रॉक्टर को उन्होंने घेर कर रखा। हमारे चीफ प्रॉक्टर फिजिकली भी को कुछ प्रॉब्लम है, फिर भी उनको घेर कर रखा। लेकिन यही बात प्रमोद जी, यही बात स्टूडेंट यूनियन की तरफ से आ रही है कि वो सिर्फ बात करने के लिए गए थे, किसी को उन्होंने घेरा नहीं था, ब्लॉक को उन्होंने ब्लॉक के आगे भीड़ इकट्ठा नहीं हुई थी, सिर्फ बात करना चाह रहे थे। नहीं, बिल्कुल बात करना नहीं चाह रहे थे, वो दबाव डाल रहे थे कि हम सारे स्टूडेंट एक साथ मिलेंगे, जो पॉसिबल नहीं था। और हमने लिख करके भी दिया कि हम छात्रों से बात करने को तैयार हैं, बशर्ते कि आप यहाँ से भीड़ को हटाइए। और जेएनयू के अधिकारियों से मिलने को हम तैयार हैं, बात करने को तैयार हैं। लेकिन उन लोगों को एक भी ना सुनी, उन्होंने पूरे बिल्डिंग को घेर के रखा। और हमारे रेक्टर्स को बाहर नहीं जाने दिया। प्रमोद जी, रात में जब दो चीजें हैं जिनको लेकर आपत्ति है। एक तो ये कि कंपल्सरी अटेंडेंस का सर्कुलर वापस लिया जाए और दूसरा एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। ये दोनों मांगे हैं उन लोगों की। हम दोनों ही मांग पूरी करेंगे। हम उनका जो अटेंडेंस का जो रूल है, दैट इज एज पर यूजीसी के अनुसार है, तो वो तो उसको तो हम विड्रॉ नहीं कर सकते और एकेडमिक काउंसिल से पास हुआ है, तो उसको विड्रॉ नहीं कर सकते और ये कंपल्सरी है। जी जी, जो एकेडमिक काउंसिल की बैठक होने वाली थी 23 को, उसको टाला गया है, क्यों? उसको रीशेड्यूल करने की बात कही गई है, पोस्टपोन नहीं किया गया। लिखा गया कि वी विल रीशेड्यूल इट। उसको रिड्यूस करेंगे उसको। एकेडमिक काउंसिल हम मना नहीं कर रहे हैं कि नहीं करेंगे, एकेडमिक काउंसिल करेंगे हम। प्रमोद जी रहिए हमारे साथ। इस वक्त आईसा की सपोर्टर एनसाई बालाजी हमारे साथ मौजूद हैं। बवाल आखिर क्यों है, आपत्ति किस बात को लेकर? देखिए, बवाल कोई बात नहीं है इसमें। पहली बात यह है कि जहाँ पे एक कंपल्सरी अटेंडेंस की नोटिफिकेशन आई है, एकेडमिक काउंसिल में एजेंडा भी नहीं रहा है, एकेडमिक काउंसिल में बहस भी नहीं हुए। वाइस चांसलर एकेडमिक काउंसिल के मिनट्स को फर्ज करके झूठ बोलते हुए सर्कुलर लाया और उस दिन से छात्र
हर रोज वाइस चांसलर से अपील कर रहे हैं, साहब आप इस इलीगैलिटी में मत जाइए, इसको रिवोक कीजिए, इस तरीके से आप यूनिवर्सिटी नहीं चला सकते। जबकि पूरा 95% ऑफ यूनिवर्सिटी इसको खारिज कर रहा है, बोल रहे हैं कि ये जेएनयू में कभी इसका जरूरत ही नहीं पड़ा, क्योंकि जेएनयू में लोग क्लास करता है, लोग जेएनयू में क्लास किया है, इसी की वजह से जेएनयू आज के डेट में टॉप यूनिवर्सिटी है। आप देखिए खुद हमारा वाइस चांसलर जाकर, लेकिन उनका ये तर्क है, प्रमोद जी हमारे साथ मौजूद है। प्रमोद जी, यही तर्क आप दे रहे थे कि ये तो एज पर यूजीसी गाइडलाइंस है, ये यूजीसी गाइडलाइंस है, यूजीसी गाइडलाइंस कमेटी भी लिखा हुआ है कि रिजर्वेशन तो पूरा करना चाहिए, पर यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन 2016 की वजह से जो एमफिल पीएचडी सीट कट हुआ है, और उसके बाद जो वाइस चांसलर उस रिजर्वेशन को भी पूरा नहीं कर रहा है, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर रहा है, फिर तब आप यूजीसी की बात क्यों नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जेएनयू स्टैच्यू जो है, जो जिसके बताओ जेएनयू बना है, उसमें क्लियरली अकाउंटेबिलिटी और अटेंडेंस को लेके कई सारे प्रोविजन हैं। जी जी, हर जगह प्रमोद जी अब इस पर बात रखिए, इनको साई बाला जी रुकिए जरा, उन्हीं से बिल्कुल इसी पर उनका जवाब ले लेते जरा। प्रमोद जी बात रखिए। यूजीसी गाइडलाइन ने क्लियर कहा है कि अटेंडेंस होना चाहिए। लिंक 2 कमेटी जिसे हम इलेक्शन करते हैं, उसके साथ यूजीसी गैजेट नोटिफिकेशन ये भी कहता है कि आपको रिजर्वेशन पूरा करना है, पर आप बिल्कुल आप अटेंडेंस पर बात कीजिए, आप अटेंडेंस पर बात कीजिए, आप रिजर्वेशन पर बात मत कीजिए। आप पूरे यूनिवर्सिटी को होल्ड पर रखे हुए हैं, आप रेकर्ड के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं। आप अटेंडेंस पर बात कीजिए, अटेंडेंस बिल्कुल चाहिए। लिंक 2 कमेटी कहती है यदि आपके पास 75% अटेंडेंस नहीं है तो आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। साई बाला जी, प्रमोद जी, ऐसे बात आगे नहीं बढ़ पाएगी। आप सीधे सीधे न तो आप बात सुनने को तैयार है, न वही बात सुनने को तैयार है। लेकिन ये तस्वीरें जरा देखिए कि किस तरीके से आरोप ये लग रहा है कि वीसी का घेराव किया गया। स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ मुलाकात करने, बातचीत करने, अपनी मांगे रखने के लिए गए थे, लेकिन वही नहीं सुनी जा रही थी। तो कुल मिलाकर जेएनयू में मुद्दा गर्म है। मुद्दा गर्म है। क्या पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी से पैसा वसूल कर पाएगी सरकार? क्या फिर विजय माल्या के बाद नीरव भी जनता का पैसा हजम कर जाएगा? सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर जनता का पैसा किसने डुबोया। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नीरव मोदी जांच एजेंसियों की पकड़ से काफी दूर भाग चुका है। और इस बीच ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय मुंबई, दिल्ली और जयपुर समेत देश भर में नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स के 17 जगहों पर शोरूम्स पर छापामारी कर रहा है। और छापामारी में अभी तक 5100 करोड़ रुपए के सोने, हीरे और अन्य कीमती नगद जब्त किए गए हैं। ईडी ने मुंबई में नीरव मोदी के 6 प्रॉपर्टीज को भी जब्त कर लिया है। वहीं ईडी ने नीरव मोदी और गीतांजलि जेम्स की प्रमोटर मेहुल चोकसी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन भेजकर मुंबई में पेश होने के लिए कहा है। ईडी ने विदेश मंत्रालय को नीरव, मेहुल चोकसी और एमी मोदी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी लिखा है। ये बात स्पष्ट है कि आखिर उसको जाने कैसे क्यों दिया गया। जब विजय माल्या भी गए थे तो ये सरकार कह रही थी कि मैं उनको वापस लाऊंगा, लेकिन आज तक वो वापस नहीं आए। ठीक उसी तरह इस घटना में भी वही सारी बातें हुई हैं और हमें नहीं लगता है कि असली जो कल्प्रिट है वो पकड़ा जाएगा। नीरव मोदी ने बैंकों में गबन किया, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, उनके 20-22 ठिकानों पर छापे लगे हैं और हमें उम्मीद है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे और उनको उनके किए की सजा मिलेगी। चलिए हम आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि कैसे नीरव मोदी पर ईडी का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। देश भर में नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर छापामारी की गई। मुंबई, दिल्ली, जयपुर में नीरव मोदी के शोरूम्स हैं जहां पर छापामारी की गई है। इस छापामारी में 5100 करोड़ के गहने और हीरे जब्त किए गए। मुंबई में नीरव मोदी की 6 प्रॉपर्टी जब्त की गई है। छापामारी में भारत से बर्लिन की 32 एडवांस टिकट मिली है जो कि 2016 से 18 के बीच, इसके अलावा 2016 से 18 के बीच 5.25 करोड़ के शेयर्स भी खरीदे गए और उसके दस्तावेज में मिले हैं। और ईडी का नीरव और मेहुल चोकसी को पीएमएलए एक्ट के
तहत समन भी ईडी ने भेजा है। नीरव और मेहुल को मुंबई में पेश होने के लिए कहा गया। नीरव और उनकी पत्नी एमी मोदी, मेहुल चौकसी समेत 5 के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके अलावा ईडी की नीरव, एमी और चौकसी के पासपोर्ट रद्द करने की भी मांग है और संसद की वित्त मामलों की समिति ने वित्त मंत्रालय से इस मामले में रिपोर्ट भी तलब की है। और इस पूरे घोटाले के आरोपी कारोबारी नीरव मोदी विदेश में है। माना जा रहा है कि वो न्यूयॉर्क के एक 5 स्टार होटल में रुका है और ये होटल न्यूयॉर्क के मैडिसन एवेन्यू पर उसके शोरूम के पास ही मौजूद है। विवेक गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या जनता का पैसा वापस आ गया? सबसे बड़ा सवाल आज की तारीख में यही है। नजू, देखिए, नीरव मोदी के ऊपर जांच एजेंसी ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नीरव मोदी के अलग अलग शोरूम से तकरीबन 5100 करोड़ के जो हीरे जवाहरात है उसको जब्त कर लिया है। आपको बताना चाहेंगे कि ईडी की जो छापेमारी है वो अभी भी जारी है। मुंबई के 2 शोरूम में ईडी की टीमें अभी मौजूद हैं और उसमें थाने के एक बड़े मॉल में जहां पर गिली का शोरूम है मेहुल चौकसी का, वहां पर भी ईडी की टीम मौजूद है। वहां पर भी अभी जब्ती और जो सीजर है वो अभी चल रहा है। तो धीरे धीरे जो ईडी है नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के साथ साथ जितने भी उनके परिवार वाले हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है सीबीआई और ईडी में, उनके खिलाफ मामला उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। लेकिन अभी जो ताजा जानकारी मिल रही है कि जो नीरव मोदी है वो फिलहाल अभी न्यूयॉर्क में है और ईडी सूत्रों का मानना है कि न्यूयॉर्क में बड़ा शोरूम है नीरव मोदी का, साथ ही साथ लंदन में भी नीरव मोदी का बड़ा शोरूम है। तो ये हिंदुस्तान आने की उम्मीद काफी कम जताई जा रही है। लेकिन हालांकि ईडी ने नीरव मोदी के परिवार और मेहुल चौकसी के परिवार को सम्मन भेजा है कि मुंबई में आके वो पेश हो, उसके बाद आगे की कानूनी कार्रवाई ईडी और सीबीआई शुरू करेंगे। कितने और बैंक्स और कितने और एजेंसीज है जो कि इसके घोटाले के दायरे में आई है विवेक? नवजोत, देखिए, ये जो कंप्लेन दी है वो पंजाब नेशनल बैंक ने दी है और पंजाब नेशनल बैंक के बिहाफ पे ही एलओयू यानी कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग 6 बैंकों के साथ साथ अलग अलग बैंकों को दिया जाता है। आपको बताना चाहेंगे कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो एक कंट्राइज बैंक होता है उसको दिया जाता है। पंजाब नेशनल बैंक ने 6 बैंक यानी उसमें कई बैंक शामिल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एसबीआई है, कई बैंक इसमें शामिल है। इसको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के तहत लेटर दिया गया है, जिसके बाद दूसरे बैंकों ने नीरव मोदी उनके परिवार वालों को हजारों करोड़ का लोन दिया है। तो अब इसमें देखा जा रहा है कि जो दूसरे बैंक के जो लोग हैं उन्होंने किस तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग पर चेक नहीं किया कि उसमें किसके साइन है, कौन गारंटर है, कितने लोग इन्वॉल्व हैं, बिना किसी जांच के 1000 करोड़ का लोन कैसे दे दिया। आपको एक और बताना चाहेंगे कि इस पूरे मामले में ईडी जो पंजाब नेशनल बैंक के आला अधिकारी है उन्हें भी पूछताछ करना चाहेगी कि जो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो सिग्नेचर्स होते हैं, जो गारंटर्स होते हैं, वो बिना छानबीन के लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो लेटर इशू कैसे इशू हो गया। बिल्कुल, लेकिन अब बड़ा सवाल यही है कि क्या पंजाब नेशनल बैंक का घोटाले का जो मुख्य आरोपी यानी कि नीरव मोदी, क्या पैसा वसूल कर पाएगी सरकार या फिर विजय माल्या के बाद नीरव भी जनता का पैसा हजम कर जाएगा? हालांकि ईडी जांच कर रही है। लेकिन विवेक, सवाल सबसे बड़ा यही कि 10 साल से कैसे चूना लगाता रहा? इतनी जांच एजेंसियां होती है, बैंक विजिलेंस है, आरबीआई विजिलेंस है, सीवीसी विजिलेंस है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा घोटाला होता रहा। ये अपने आप में नवजोत काफी बड़ा सवाल है। लेकिन जो ईडी के सूत्र और जो पंजाब नेशनल बैंक के आला अधिकारी कह रहे हैं कि लेटर ऑफ अंडरटेकिंग जो लेटर इशू किया गया था वो सिर्फ मुंबई के फोर्ट इलाके के जो बैंक है वहीं से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग इशू किया गया था। बिल्कुल बिल्कुल विवेक, रोकना चाहूंगी आपको। अनिल बलूनी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। बलूनी साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नीरव मोदी से पैसा वसूल कर पाएगी सरकार? लेकिन नवजोत जी, निश्चित मानिए जिस तरीके से कार्रवाई चल रही है, जिस तरीके से ईडी काम कर रहा है, सीबीआई काम कर रहा है, आप देख रहे होंगे कल से इतना तेजी के साथ छापेमारी हो रही है और लगातार उसकी जो नीरव मोदी की जुड़े हुए जितनी भी प्रॉपर्टी है उनको सील किया जा रहा है। तो हम निश्चित मान के चले कि इस जनता का एक एक पैसा वो वसूल कर ले जाएगा। यही बात तो विजय माल्या के समय में भी कही गई थी ना? नहीं, देखिए, आप देखिए दोनों, हर केस अलग अलग केस होता है। विजय माल्या में भी आप देखिए अंततोगत्वा क्या होगा, लेकिन विजय माल्या के केस और नीरव मोदी के केस में एक समानता है। अगर आप देखेंगे किस तरीके से यूपीए की सरकार ने विजय माल्या को पैसे देने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय स्वयं इन्वॉल्व था, और इस मामले में भी देखिए कि 2011 में किस तरीके से नीरव मोदी को मदद की गई। ये आप देखिएगा, कौन नीरव मोदी से राहुल गांधी के क्या संबंध है? 14 के बाद तो आप ही की सरकार है ना, आपको भी तो इस बात का इल्म होगा। तमाम एजेंसियां, बैंक विजिलेंस, आरबीआई, सीवीसी, हर किसी के पास तो कंप्लेंट थी ना।
नहीं, मैं यही बताने जा रहा हूँ आपको कि उस समय यूपीए के समय में चोरी हुई और हमने चोरी पकड़ ली। और देखिए राजनीति भी कैसी गजब का खेल होता है नवजोत जी, कि जो चोर जिसके समय पे चोरी हुई वो हमको कह रहा है, तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये खेल चल रहा है। राहुल गांधी नीरव मोदी के जो ब्राइडल शो था, सर ये आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा, लेकिन सवाल यह है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखिए अगर उन्होंने गलत किया तो इसीलिए जनता ने सजा दी, सत्ता से बेदखल कर दिया, आप लोगों को इसीलिए सत्ता में लाया गया था, इसीलिए लाया था और हमने किया, हमने पकड़ लिया है। और उसको 4 साल लग गए, 4 साल सरकार की नाक के नीचे सब कुछ होता रहा और पता ही नहीं चला, फिर वो फरार भी हो गया। अरे पकड़ा तो हम नहीं ना, आप कैसे बोलेंगे नहीं पता लगा? हमने तो पकड़ा है इसको, नीरव मोदी को भी जी, हमने तो माल्या को पकड़ा था जी, ऐसा नहीं, ये सब उस समय में काम हो रहे थे और हम लोगों ने पकड़ा है। अनिल जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। अनिल बलूनी जिन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने पकड़ा, लेकिन घोटाला यूपीए सरकार के समय से चल रहा था। बहरहाल सियासत लगातार इसको लेकर गर्म है। मुद्दा गर्म है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेटवर्क 18 से खास बातचीत में प्रदेश के समृद्ध राज्य बनाने का दावा किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि राज्य में संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं और कम पूंजी में लोग ज्यादा रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इन्वेस्टर समिट करने जा रहे हैं। हमने पिछले बहुत से सालों में बहुत सी समिट देखी, नारायण दत्त तिवारी से लेकर मुलायम सिंह यादव तक। इस बार आप क्या खास करने जा रहे हैं जो अब तक नहीं हुआ? देखिए उत्तर प्रदेश की जो पिछले 15 वर्षों में छवि बन गई है और उस छवि से उभार करके एक बीमारू राज्य से उठा करके उसे देश के एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में खड़ा करना। दूसरा, सब कुछ होने के बावजूद मेरा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश प्रकृति और परमात्मा की अपार संभावनाओं वाला प्रदेश है और इस व्यापक संभावनाओं को वास्तविकता में बदलने का समय आ गया है और इसलिए इन्वेस्टर समिट हम लोग करने जा रहे हैं। इन्वेस्टर समिट के ठीक पहले 24 जनवरी को हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की एक अपनी योजना लागू की है। एमएसएमई के अंतर्गत जो हमारा परंपरागत उत्पाद था पहले से, इसको प्रमोट करने के लिए मेरा अनुमान है कि ये कम पूंजी में व्यापक रोजगार प्रदान करने वाला क्षेत्र है और विकास को एक नई गति देने वाला क्षेत्र है, वो हम लागू कर चुके हैं। अब इन्वेस्टर समिट हमारा इसकी अगली कड़ी है। मुद्दा गर्म है। क्या बिहार में जातिवाद इतना हावी है कि मंत्री भी इसका शिकार होते हैं? क्या बिहार के मंत्री का दलित प्रताड़ना का आरोप सही है? और ये सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण मंत्री रमेश ऋषिदेव ने अपने ही अधिकारियों से नाराजगी जताई है। रमेश ऋषिदेव ने अपने अफसरों पर भेदभाव का आरोप लगाया है। रमेश ऋषिदेव का आरोप है कि सिंहेश्वर में महाशिवरात्रि के मौके पर आयोजित सरकारी मेले का उद्घाटन करना था, लेकिन उद्घाटन से पहले नीच जाति का होने की वजह से उन्हें उद्घाटन करने नहीं दिया गया और इसी को लेकर लगातार अब सियासत भी गर्मा रही है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया है कि नीतीश कुमार ने अधिकारियों को इतना सर चढ़ा रखा है कि उनके दलित मंत्री को दलित होने की वजह से उद्घाटन नहीं करने दिया जा रहा। नीतीश जी, दलितों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ये बात तेजस्वी यादव ने लिखी है ट्वीट करके। आप दलितों से इतनी नफरत क्यों करते हैं, बताइए तो सही। सीधे निशाना आरजेडी ने नीतीश सरकार पर किया है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रमोहन, मामला क्या है पूरा? बिल्कुल, देखिए मधेपुरा जिले के सिंहेश्वर स्थान पर महाशिवरात्रि के दिन एक मेले का उद्घाटन होना था, जिसमें मंत्री को भी जाना था। बजाप्ता पूरे इलाके में होर्डिंग और पोस्टर भी लगाए गए थे मंत्री को लेकर, मंत्री के आगमन को लेकर, लेकिन मंत्री नहीं गए वहां पर और इनका साफ तौर पर यह आरोप है कि दलित होने की वजह से जो वहां के अधिकारी हैं वो उन्हें उद्घाटन में नहीं बुलाए। हालांकि जो मेरे अधिकारियों से बात हो पाई है उनका साफ तौर पर यह कहना है कि मंत्री जी ने एक
सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन के लिए प्रपोजल दिया था, जिसको अप्रूव भी कर दिया गया था, लेकिन वो नहीं हो पाया, जिसके चलते मंत्री नाराज हो गए और वो नहीं आए। हालांकि जिस तरह से मंत्री का बयान सामने आया है वो साफ तौर पर दर्शा रहा है कि किस तरह से दलित को लेकर बिहार में भेदभाव बरती जा रही है, और मंत्री का साफ तौर पर यह आरोप है कि उनके दलित होने की वजह से अधिकारियों ने उन्हें उद्घाटन करने के लिए नहीं बुलाया। आप रहिए हमारे साथ हमारे चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी मौजूद है, लेकिन साथ ही साथ आरजेडी से मनोज झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, क्या हो रहा है बिहार में? ये देखिए, उल्टे पांव की यात्रा पे निकल पड़े हैं। एक मनोवादी सामंतवादी दौर वापस आ रहा है। आज जब मैंने ये खबर पढ़ी, एक बार भी मेरा दिल नहीं किया कि यकीन करें, क्योंकि वो सिंहेश्वर के हैं और वो धरती संभवतः कोसी की धरती पहली धरती जिसने ब्राह्मणवादी मनोवाद को चुनौती दी थी। मैं 1960 के आसपास, आज उस धरती पर अगर इस तरह के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं तो ये एक पैटर्न है, और मैं तो आग्रह करूंगा कि कोसी की धरती का अपमान बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। दलित विमर्श को लेकर अगर इस तरह का विचार है कप्तान साहब नीतीश कुमार जी का और उप कप्तान साहब सुशील मोदी जी का, तो मैं समझता हूँ रमेश ऋषिदेव जी को फौरी तौर पर इस्तीफा देकर के कोसी के इस अपमान का, दलित विमर्श के इस अपमान का बदला लेना चाहिए। जो कार्यक्रम होना था उसको पर्यटन मंत्री भी हरी झंडी दिखा चुके थे, यानी सीधे सीधे सरकार की तरफ से भी हरी झंडी थी एक तरीके से। देखिए, एक बात तो स्पष्ट मानिए कि ये बिहार में अलहदा घटना नहीं हो रही है। ये चूंकि एक मंत्री का मामला आया, आप बिहार के चारों हिस्सों में देखिए, न जाने क्यों उल्टे पांव की यात्रा की जो मैंने बात की, क्या ये मध्ययुगीन बर्बरता की ओर ले जा रहे हैं, एक सामंती दौर में वापस ले जा रहे हैं? इन्हें समझना होगा कि व्याकरण अगर एक बार बदल जाता है, सत्ता का और संसाधन का, उसको अगर जो वापस ले जाना चाहेगा वो मुंह ही खाएगा। ये घटना ऐसे ही नहीं बिगड़ा दी जाएगी। तो जाति के आधार पर भेदभाव होता है, मतलब वहाँ पर खुद मंत्री भी इसका शिकार हो रहे हैं। तो सीधे तौर पे कहता हूँ कि बीते, अगर आप बिहार की घटनाओं को अलग अलग जगह पर ले लें, जो नीतीश जी के ऊपर जो तथाकथित पथराव हुआ, उसके बाद जिस तरह से गिरफ्तारियां हुई, महिलाओं बच्चों तक को नहीं बख्शा गया, मैं बक्सर की बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये सिंहेश्वर, और सिंहेश्वर इसलिए कि मैं उस इलाके से आता हूँ, मैं जानता हूँ कि उस इलाके में जातिगत भेदभाव को सबसे बड़ी चुनौती 1960 में तभी से मिलनी शुरू हुई थी, समाजवाद के दौर में। आज वापस ये लोग सामंती दौर में ले जाना चाहते हैं, और मोहन भागवत जी ऐसे ही नहीं 10 दिन घूम रहे हैं, वो सामंती मनोवाद का आलेख लिख रहे हैं, एक नई स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, और उसके शिकार पहले हुए हैं हमारे मंत्री महोदय। उन्हें फौरी तौर पर इस्तीफा देकर के अपमान का बदला लेना। मनोज जी रुकिए जरा, रमेश ऋषिदेव जी क्या कह रहे हैं जरा वो सुनते हैं। डीडीसी साहब के द्वारा ऐसा काम किया गया है, इसलिए हम मेला उद्घाटन में नहीं गए हैं और इसका हम घोर निंदा करते हैं। ये बात माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम पहुंचाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ी साजिश है ये डीडीसी का, और ये सरकार विरोधी है। खास करके वो उनसे आज भी मेरी बात हुई, वो आए थे, कहा कि चला जाए, हम लोग फिर बात करते हैं, लेकिन उनका काफ़ी साजिश है। उनको कष्ट हो रहा है, तकलीफ हो रहा है कि गरीब का बेटा मंत्री बना है माननीय मुख्यमंत्री जी के, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, इनके सरकार में, और उनको पच नहीं रहा है कि गरीब का बेटा है, महादलित का बेटा है, कैसे फीता काटेगा, कैसे मंच का उद्घाटन करेगा। इसलिए सारी रच के ये प्रोग्राम कैंसिल करवाया है। इनका मैं घोर विरोध करता हूँ। मंत्री आरोप लगा रहा है कि दलित होने की वजह से उसके साथ इस तरीके से भेदभाव हुआ। वहीं बिहार के एक और मंत्री की करतूत देखिए जरा। बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर सत्ता का नशा इस कदर सर चढ़कर बोल रहा है कि वो शहीदों का अपमान किया जा रहा है। शहीद का अपमान करने के लिए क्या बिहार के मंत्री विनोद सिंह माफी मांगेंगे? क्या नीतीश कुमार अपने मंत्री पर कोई कार्रवाई करेंगे? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर शहीद का अपमान करने का आरोप लगा है। बिहार के मंत्री विनोद सिंह से जब ये पूछा गया कि आप शहीद की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, तो उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाता तो क्या शहीद जिंदा हो जाते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है जो कि वो उड़कर शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंच जाए। आपको मालूम है कि नहीं कि कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है, और अभी हम 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे। हम रास्ते में हैं, और मैं अभी पीड़ित परिवार, मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या फायदा जब कल नहीं तो कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है, ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है, और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। इनको कोई अधिकार नहीं है इस पद पे रहने का।
अगर सैनिकों के शहीदों का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके परिवार वालों पर कम से कम उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए कम से कम ये जाते, सम्मान रखने के लिए ये जाते। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते इनको वहां पहुंचना चाहिए था। इनको तो नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बर्खास्त करें, ये हम मांग करने का काम करते हैं। ये मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति हम सबका पूरा सम्मान है। उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है और हम ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं। और मैं जरूर पता करूंगा क्यों ऐसी बात हुई कि ये उनका क्या बयान था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बयान बिहार सरकार का बयान नहीं है। वीर कुंवर सिंह की धरती का वो सपूत था जिसकी शहादत हुई, और उसकी शहादत पे पूरे बिहार को गर्व है। हम आप सबको ही सम्मानित हुए हैं कि वीर कुंवर सिंह की धरती पे आज भी ऐसे ऐसे वीर सपूत जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। और ऐसे बयानों की कोई महत्वता नहीं है। ऐसे बयानों की चर्चा करके उस वीर सपूत की शहादत का अपमान कोई न करे। शब्दों का चयन का बात तो तब आएगा जब इस तरह का बयान आता है, तो एकदम हमें लगता है कि वो जानबूझ के इस तरह का बयान दिए होंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि विषय में किस तरह की बात रखनी चाहिए। इस संबंध में तो वही बता सकते हैं जानबूझ कर दिया, किस उन्होंने क्यों ऐसा बोला। मेरी समझ है कि शब्दों का चयन में गंभीरता होनी चाहिए। मेरा सलाह है माननीय मंत्री जी को, मंत्री जी ऐसे बयान से बचिए और निश्चित रूप से पूरा देश इस पर गर्व करता है। इस संबंध में तो माननीय नंदकिशोर जी का मैं सुन रहा था, जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे। उनके दल के लोग हैं, उन्होंने पहले मंतव्य, मैं आप ही के टीवी पर सुन रहा था, तब उनका मंतव्य जाने दीजिए। तो बड़े नेता है, जरूर इस संबंध में पूछताछ होगी। नहीं, सरकार का पार्टी है ना, सरकार के पार्टी ने माननीय मंत्री ने कहा है ना, माननीय मंत्री ने कहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि हम इसको संज्ञान में लेंगे। एक कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई कार्रवाई कर पाए। न उनकी चलती है, न उनसे कोई पूछता है। जिस तरह का स्थिति वो बन गया है कि उसमें वो कार्रवाई करने में अक्षम है, मुझे ये लगता है। अदरवाइज तो इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, कार्रवाई करने में 2 मिनट नहीं सोचना चाहिए। जो इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह का कोई वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें सोचने की अवस्था कहाँ से आ गई। सियासत की मजबूरी भी है उनके लिए और जरूरी भी है, उसके बगैर उनका काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उनकी सरकार खतरे में आ गई और फिर वो बिना कुर्सी का रह नहीं पाएंगे, ये भी कारण हो सकता है। अब तो हमारा सियासत का इंजेक्शन का असर तो पता ही होगा ना, हमारा इंजेक्शन कितना कड़ा होता है, आपको ज्यादा पता है, क्योंकि अरे नवल जी घबराइए नहीं, मोहन भागवत का समर्थन करते हैं, उनके भैया समर्थन करते हैं, आपको ज्यादा पता है। इंजेक्शन दूसरे को लगा है। तेजस्वी यादव अरुण जेटली से मिलने के लिए आएगा। बताइए मोहन भागवत के विषय में आप क्या सोचते हैं? अरे आप बोलिए ना, हम तो मुक्त भारत की बात करते प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं कि संघ के सामने नतमस्तक हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के अधीन हो गए हैं। आदमी पे इस तरह का टिप्पणी करते हैं तो इस पर रिएक्शन क्या लेंगे? अरे आप विषय से पटकिए, विषय से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मैं उसी तरह से रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर सकते हैं तो आप इस मंत्री के खिलाफ में क्या बोल सकते हैं? तो मुद्दा गर्म है, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर नीतीश कुमार दे रहे। जयपुर मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है और सूत्रों के मुताबिक इस हमले को हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी अंजाम दे सकते हैं, जिनके जयपुर में छिपे होने की खबर है। और बताया जा रहा है कि जयपुर में 2 संदिग्ध आतंकी देखे गए हैं, जो कि कश्मीर के बादीपुरा के हाजिन इलाके के रहने वाले हैं और दोनों आत्मघाती हमले की तैयारी में है। नीतीश जुड़ चुके हैं। नीतीश, इनपुट क्या मिले हैं? ये स्पेसिफिक इनपुट है कि 2 आतंकवादी जो हाजिन बांदीपोरा के रहने वाले हैं, फिलहाल पिछले 1-1.5 महीने से जयपुर में रह रहे हैं। उनकी लोकेशंस भी जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को मालूम है और उन्होंने जो जयपुर का मिलिट्री कैंप है, मेन मिलिट्री कैंप है, वहां पर फिदायीन हमले की साजिश रची है। इसके लिए उन्होंने उस इलाके की पूरी रेकी की है और साथ में मैपिंग भी कर ली है कि कहाँ क्या चीजें स्टेशनड हैं।
तो जाहिर तौर से अब जो है सिक्योरिटी एजेंसीज को ये पुख्ता जानकारी मिली है कि ये हिजबुल के जो 2 टेररिस्ट हैं उनके नाम भी हैं हमारे पास, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम नहीं बता रहे हैं। वो किसी भी वक्त फिदायीन हमले को अंजाम दे सकते हैं। नजर बना रखिए नीतीश, लौटेंगे आपके पास। मुद्दा गर्म है। श्रीनगर से बड़ी खबर दे रहे रिफत अब्दुल्ला, जहां पर बारामूला इलाके में एक आतंकी के छिपे होने की खबर है, जिसके बाद सुरक्षा बल ने आतंकी को पकड़ने के लिए पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रखा है। बारामूला इलाके में आतंकी छिपा हुआ है और उसी को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। रिफत, अभी अपडेट क्या है वहां से? देखिए नवजोत, वही खबर है कि एक मिलिटेंट जो है वहां पे छुपा हुआ था और सिक्योरिटी फोर्सेस को पता चला। अर्ली इन द मॉर्निंग कॉर्डन लगाया गया आर्मी, सीआरपीएफ और पुलिस ने, और उसके बाद पहले सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग की और उसके बाद जो है मिलिटेंट की तरफ से भी फायर आया। बताया जा रहा है कि ये जो मिलिटेंट है ये लोकल मिलिटेंट है और कुछ ही टाइम से वो एक्टिव था इस एरिया में। तो उसके साथ जो है अभी मुठभेड़ जो है जारी है। अभी शायद ऑपरेशन में कुछ और टाइम लग सकता है। बताया जा रहा है कि ये इसी एरिया का एक मिलिटेंट है। जो इलाका किस तरीके का है रिफत, कुछ बता पाए अगर तो? देखिए, ये रेजिडेंशियल एरिया है और एक गांव का एरिया है, पलाहालन इस गांव का नाम है। ये बारामूला डिस्ट्रिक्ट में आता है। क्योंकि एनकाउंटर जो है चल रहा है, अभी शायद टाइम लग सकता है एनकाउंटर में, क्योंकि एक मिलिटेंट, जैसा मैंने पहले भी कहा है, एक लोकल मिलिटेंट, स्थानीय मिलिटेंट है, उसी की खबर थी कि छुपा हुआ है और उसके बाद कॉर्डन किया गया, फायरिंग शुरू हुई। उसका मतलब है कि दोनों तरफ से जो है फायरिंग जारी है। नजर बना रहे कि लौटेंगे आपके पास। मुद्दा गर्म है। क्या पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी से पैसा वसूल कर पाएगी सरकार? क्या विजयमाल्या के बाद नीरव भी जनता का पैसा हजम कर जाएगा? सवाल ये इसलिए उठ रहे हैं कि आखिर जनता का पैसा किसने डुबोया है। ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि नीरव मोदी जांच एजेंसियों की पकड़ से काफी दूर भाग चुका है। ये अलग बात है कि सीबीआई और ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए समन जारी किया है। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए नीरव मोदी की तलाश करने के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि ईडी ने नीरव को पेश होने का समन जारी किया है। और इस बीच ईडी ने विदेश मंत्रालय को नीरव, मेहुल चोकसी और एमी मोदी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी कहा है। हम नीरव मोदी के बारे में कुछ जानते नहीं थे पहले, उनके साथ मेरा कोई बिजनेस डीलिंग नहीं था। मेरा बिजनेस डीलिंग मेहुल चोकसी जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गीतांजलि ग्रुप के साथ था। उनके साथ मेरा एक फ्रेंचाइजी ज्वेलरी फ्रेंचाइजी स्टोर खोला बेंगलोर में। ऐसा पता चला हमको कि उसने 10 करोड़ का अगेंस्ट में हमको अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ का माल दे के बोला हमको आपको 20 करोड़ का माल दे दिया, क्योंकि उसका पूरा डायमंड ज्वेलरी पूरा इंफ्लेटेड है। 1:5x का इंफ्लेट करके इनवॉइस बना के बोला आपको तो माल दे दिया, आप बेचो या मरो। फाइनली मैंने उसके ऊपर 2 FIR लगाया। नीरव मोदी का मामला है, ये पहला उसका घोटाला उसने जो किया सारे यानी नियम के विरुद्ध में उसको जो कर्जा मिली और आखिर में 11,000 लेकर चले गए, वो 2011 में हुआ। और फिर जो ऑडिट के लोग हैं उन्होंने इसको फिनेंस मिनिस्ट्री को 2013 को बताया था। 10 चिदम्बरम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने कुछ ही नहीं किया। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस स्पोक्सपर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रियंका, लग रहा है कि पैसा वापस आएगा? आप मुझे बताइए, आम आदमी जैसे आप और हम हैं, आपको विश्वास है कि ये सरकार पैसा ला पाएगी जैसे वो विजय माल्या से निकाल कर ला पाई? देश के लिए 15 लाख वापस हर देश के सिटीजन को 15 लाख देने का वादा करने वाली सरकार आज 15 पैसे भी नहीं देश को लौटा पाई, वो सरकार ला पाएगी? क्या उनकी मंशा भी है कि जो पैसा गया है उसको वापस लाने की? ये पूछना जरूरी है। विजय माल्या से लेकर ललित मोदी, अब ललित मोदी के बाद नीरव मोदी, उसी से पता चल जाता है ना ही सरकार की मंशा है। उनकी एक ही मंशा है कि कैसे ऐसे अपराधियों को देश से फरार कर दिया जाए, जैसे वो यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उसको एस्केप कर अपनी जिंदगी जी पाए। प्रियंका, सवाल आप पर भी, यूपीए सरकार पर भी उठते हैं, क्योंकि ये आज का नहीं है। अब इसका जवाब कौन देगा? क्या सिर्फ सियासत होती रहेगी या फिर कोई जिम्मेदारी भी लेगा? नवजोत, अगर आपने FIR पढ़ लिया होता जो CBI ने दाखिल किया है, वो जो एम्प्लॉय जिसके बारे में ये केस है, एम्प्लॉय को लेकर बात है,
just by the virtue of joining Punjab National Bank in 2011 does not mean scam उस समय से शुरू हुआ है। पर ये तो खुद उनके स्पोक्सपर्सन ये बात कह रहे हैं ना। अगर आप ये पढ़ लेंगी FIR, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप रिस्पॉन्सिबल एंकर हैं, एक रिस्पॉन्सिबल न्यूज चैनल की एंकर हैं, आप वो FIR पढ़ लीजिए और आप अगर वो MOUs पढ़ लेंगी, LOUs जो दिए गए हैं वो किसके कार्यकाल में दिए गए हैं। अगर आप ये भी समझ लेंगी, टाइमलाइन समझ लेंगी और जानेंगी कि हरि प्रसाद ने 2016 में ये चिट्ठी किसको लिखकर दी थी, कैसे फ्रॉड हुए हैं और 42 FIR मेहुल चोकसी के खिलाफ हैं, तो शायद आप मुझसे ये सवाल नहीं करती कि कहीं ना कहीं कांग्रेस जिम्मेदार है। ये दुख का विषय हो गया है कि कहीं ना कहीं हम ढूंढते रहते हैं कि किस तरीके से हम पिछली सरकार पे दोष मढ़े। प्लीज आप समझिए, 2014 से यही सारे मुद्दे बनाकर ये सरकार देश के सामने एक नया नेतृत्व लेकर आई थी, जहाँ पे कहा गया था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब जब से ये सरकार आई है, ललित मोदी के समय पे सुषमा स्वराज जी उनके बचाव में आ गई। आपने देखा किस तरीके से विजय माल्या पे CBI रेड कॉर्नर नोटिस से पहले उनको फरार कर दिया गया और नीरव मोदी दावोस में प्रधानमंत्री के साथ गलबैया मिलाकर फोटो खिंचवाकर किस तरीके से फरार हो चुके हैं। ये आज देश की जनता के सामने बहुत सही तरीके से स्पष्ट हो चुका है कि ये सरकार किसके साथ। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका चतुर्वेदी कांग्रेस की तरफ से जिनसे बात कर रहे थे, हमारे साथ विवेक गुप्ता हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, अब बड़ा सवाल ये है कि पैसा वापस आएगा भी या नहीं, और अगर आएगा तो कैसे, क्या कर रही है एजेंसी और सरकार? हाँ, जो देखिए इसमें जो नीरव मोदी और जो उनके बाकी एसोसिएट है, अगर उन्होंने अंकल मेहुल चोकसी के बारे में बात करें तो FIR तो पहले ही CBI ने दर्ज की थी 31 जनवरी को, फिर ठीक 2 दिन बाद ED ने भी इस पूरे मामले में मामला दर्ज करके जांच शुरू की है और पूरा एक्शन लेते हुए ED ने कल नीरव मोदी और मेहुल चोकसी जो उनके परिवार वालों के तकरीबन 17 जगह पर पूरे हिंदुस्तान भर में छापे मारे और ED का दावा है कि उन्होंने इस छापेमारी में तकरीबन 5100 करोड़ के महंगे हीरे जवाहरात को जब्त किया है। और आपको बताना चाहेंगे जो ये छापेमारी अभी भी जारी है मुंबई के कई हिस्सों में और साथ ही साथ थाने के कई हिस्सों के शोरूम में ये छापेमारी जारी है। अब ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि जो ये सीजर किए जा रहे हैं उसको रिलीज कैसे किया जाए, क्योंकि एक ऑप्शन बचता है कि जब सीजर होता है तो बाकायदा इसको कोर्ट के थ्रू और सरकार के थ्रू इसको ऑक्शन किया जाता है, तभी पैसा रिकवर होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ नीरव मोदी ने PNB के आला अधिकारियों को चिट्ठी और मेल लिख कर ये जानकारी दी है कि उन्हें 3 से 6 महीने का समय दिया जाए। उनका जो फायरस्टोन ब्रांड है उसको वो बेचकर तकरीबन 6 से 6.5 हजार करोड़ वापस ले सकते हैं और वो दे सकते हैं। लेकिन अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि जो नीरव मोदी ने वादा किया है, जो दावा किया है, क्या वो सही में 3 से 6 महीने में पैसा वापस कर पाएंगे? इसी की वजह से ED ने अब छापेमारी कर जो जब्ती की है वो कहीं ना कहीं रिकवरी के तौर पर आप देख सकते हैं कि इस रिकवरी के लिए काफी लीगल फॉर्मेलिटीज करनी पड़ेगी। जो सामान जब्त किया गया, जो हीरे जवाहरात जब्त किए, उसका ऑक्शन करना पड़ेगा। जाहिर सी बात है। नजर बनाए रखिए विवेक, लौटेंगे आपके पास। मुद्दा गर्म है और सवाल बड़ा यही कि क्या पैसा वापस आएगा और आएगा तो कब और कैसे। ये जो मामला नीरव मोदी का है, इसको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के ऊपर उछालने की कोशिश न करें। असल में 2011 में अगर ये मामला शुरू भी हुआ था तो ये एकदम प्रीमेच्योर स्टेज पे था। 2014 से 2018 तक के हम रविशंकर जी से ये पूछेंगे कि आपकी सरकार सोई थी, आप UPA पर धकेल कर अपना हाथ ऊपर करना चाहते हैं, तो मैं समझता हूँ कानून मंत्री का ये कहना उचित नहीं है। पब्लिक सर्वेंट्स क्या कर रहे थे, RBI के गवर्नर ने क्या किया? नीरव मोदी ने बैंकों में गबन किया, उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है, उनके 20-22 ठिकानों पर छापे लगे हैं और हमें उम्मीद है वो जल्दी गिरफ्तार होंगे और उनको उनके किए की सजा मिलेगी। तो नीरव मोदी के खिलाफ अब CBI ने नोटिस जारी कर दिया है। नीरव मोदी ने कहा है कि नीरव मोदी के पासपोर्ट रद्द किए जाएं। ये भी CBI ने सिफारिश की है। न सिर्फ नीरव मोदी बल्कि मेहुल चोकसी और नीरव मोदी की पत्नी एमी मोदी के भी पासपोर्ट को रद्द करने की सिफारिश की गई है। तो मुद्दा गर्म है। बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से, जहां पर कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्नाटक को तमिलनाडु को 177.55 TMC पानी देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक में सूखे की स्थिति को देखते हुए उसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले 192 TMC पानी में कटौती करते हुए 177.55 TMC पानी देने के आदेश दिए।
balanced verdict. I'm sure this will go a long way in bringing peace to both the states in Karnataka and Tamil Nadu. It's a judgment on middle ground. There is no one state that the Supreme Court has favored. So in the light No, it is a very balanced judgment. Both the states should be a reason. There is a reason for both the states to be happy. The Karnataka has a special reason to be happy because our liability has been reduced by 14.25 TMC. The drinking water requirement of Bangalore have been fully protected at the moment. So we'll look into the whole judgment later. We'll give our detailed reaction. At the moment, we are very happy. It's clear that no state can claim rights over an interstate river, and all states have to be dealt with. We fully concur with the observations of the court. What does it mean for the political? No, Karnataka never claimed that. Karnataka never claimed that the water belongs to them fully. We always said that water should be shared. It was as a upper riparian state, we are willing to share. Whereas Tamil Nadu always pleaded for an archaic principle of natural flow theory, and the court has rightly rejected this archaic principle of natural flow theory. एहतशाम जुड़ चुके हैं इस वक्त हमारे साथ। एहतशाम, क्या कुछ कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी जल विवाद को लेकर, क्या फैसला आया है? देखिए, जो कई सालों से, कई दशकों से कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, ये विवाद चला आ रहा था जिसमें कावेरी नदी का जो पानी है उसके बंटवारे में कई राज्यों में मतभेद थे। इससे पहले 2007 में जो ट्रिब्यूनल है उसने अपना एक फैसला दिया था, लेकिन उससे कोई भी सरकार सहमत नहीं थी। उसमें कर्नाटक सरकार को आपत्ति थी कि जितना पानी रिलीज करने के लिए ट्रिब्यूनल ने उन्हें आदेश दिया था वो उनके लिए सही नहीं था, क्योंकि राज्य में खुद ही जल आपूर्ति नहीं हो पा रही थी। लेकिन इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज फैसला आया है जिसमें कर्नाटक सरकार को थोड़ी सी राहत दी गई है, और इसमें कहा गया है कि जो पानी जितना रिलीज करने का ट्रिब्यूनल ने आदेश दिया था, 192 टीएमसी पानी रिलीज करने का आदेश दिया था ट्रिब्यूनल ने, अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो पानी 14 टीएमसी कम की जा सकती है। यानी तमिलनाडु को जो पानी रिलीज करती थी कर्नाटक सरकार, उसमें कमी कर दी गई है। इससे कर्नाटक सरकार को थोड़ी राहत होगी और पानी जो तमिलनाडु को मिल रहा था वो थोड़ा कम मिलेगा। अब देखिए कि राजनीतिक पर इसका क्या रिएक्शन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि पानी किसी राज्य का अधिकार नहीं है, वो देश का संसाधन है और उसको हर व्यक्ति का उस पर अधिकार है। तो अब उसी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जिसको जितनी पानी की जरूरत थी उसके मुताबिक आज बंटवारा कर दिया है, और जो कई दशकों से ये विवाद चला आ रहा था वो आखिरकार खत्म होना और इसको लेकर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं। जो कर्नाटक के वकील हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल बैलेंस्ड फैसला आया है, लेकिन इसको लेकर अभी तमिलनाडु की तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कह रहे वकील वहां पर? बिल्कुल तमिलनाडु की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आएगी, क्योंकि उनके लिए थोड़ा झटका है और अब सरकार ही इस पे, कोई वहाँ की जो सरकार है वही रिएक्शन देगी। जो वकील है उनका कहना है कि उन्होंने जो बेहतर तरीका हो सकता था जिरह करने का वो किया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो वो सर्वोपरि है और सबको मानना होगा। अब देखना होगा कि क्या तमिलनाडु सरकार इस फैसले को स्वीकार करती है या फिर अपनी दिक्कतों को लेकर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में कोई रिव्यू पिटीशन दाखिल करती है, ये देखना होगा, क्योंकि एक बड़ी राजनीति दोनों राज्यों में इसी जल विवाद को लेकर होता है। तो ऐसे में ऑप्शंस क्या बचते हैं तमिलनाडु के पास अगर वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं फैसले से? तो उनके पास हमेशा ऑप्शन है कि वो पुनर्विचार याचिका दाखिल कर सकते हैं, लेकिन उसमें कितनी राहत होगी ये कहना मुश्किल होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि कोई भी राज्य अपना अधिकार नहीं जमा सकता पानी के ऊपर, और जिसको जितनी जरूरत है उसके मुताबिक ही पानी का बंटवारा होगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई महीनों तक सुनवाई करने के बाद ये निष्कर्ष निकाला है। जी एहतशाम हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे। तो कावेरी जल बंटवारे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2007 के कावेरी वाटर ट्रिब्यूनल के फैसले को सही मानते हुए उसमें थोड़ा सा संशोधन किया है, और ट्रिब्यूनल ने तमिलनाडु को 192 टीएमसी पानी देने के लिए कहा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने अब 177 कर दिया है। तो मुद्दा गर्म है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू के सांबा से, जहां 2 संदिग्ध लोगों के देखे जाने के बाद सेना ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है, और सांबा सेक्टर के कतली में आज सुबह 2 संदिग्ध काले रंग की ड्रेस में देखे गए थे और दोनों हथियार लिए हुए थे। स्थानीय लोगों ने जब उनसे पूछताछ करनी चाहिए तो दोनों वहां से चले गए, और इस खबर के बाद सेना इलाके में सर्च ऑपरेशन चला रही है। 2 संदिग्ध देखे गए हैं। स्थानीय लोगों ने उनसे पूछताछ करने की कोशिश की, बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन बिना कोई जवाब दिए वहां से वो चले गए। खबर ये भी आ रही है कि उनके हाथों में हथियार थे, और इसको लेकर भी फिलहाल अभी सुरक्षा एजेंसियां सर्च ऑपरेशन कर रही हैं। संदीप बोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जानना चाहेंगे, लगातार इस तरह से घुसपैठ भी हो रही है और कई जगहों पर संदिग्ध देखे गए। पिछले पूरे 1 हफ्ते की अगर हम आंकड़े देख ले तो हर जगह पर ऐसे संदिग्ध घूम रहे, चाहे वो जम्मू हो या फिर कश्मीर का इलाका हो।
बिल्कुल, देखिए ये जिस तरीके से संदिग्ध देखे गए हैं और क्योंकि प्रोएक्टिव मेजर जो है आर्मी की तरफ से लिए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके की घटना सुंजवान में हुई है उस तरीके की घटना आतंकी ना दोहरा पाए, इसके लिए जो है वो पूरी तरह से उस पूरे एरिया को जो है सर्च कर रहे हैं। सर्च ऑपरेशन अभी चल रहा है, क्योंकि जो लोकल लोगों ने जो है वहाँ नियर बाय जो आर्मी कैंप है वहाँ पे जाके ये जानकारी दी थी कि इस तरीके से 2 लोग जो है काली ड्रेस में हथियारों के साथ जो है देखे गए हैं। तो ये एक बड़ी चिंता वाली बात जरूर थी और यही वजह है कि लोकल लोगों ने जिस तरीके से जानकारी दी उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है। और इस वक्त आतंकी जो डेस्परेट हैं पूरी तरीके से, और पाकिस्तान जो है लगातार दबाव भी बना रहा है कि किसी तरीके से और बड़ा आतंकी हमला किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से सीज़फायर वायलेशन का जवाब दिया जा रहा है भारत की तरफ से, अगर सूत्रों की माने तो तकरीबन इस पूरे साल में जनवरी से लेकर अब तक 20 सेना के जवान जो है, पाकिस्तानी सेना के जवान जो है वो सीज़फायर वायलेशन के जवाबी कार्रवाई में जो है मारे गए हैं। तो अब आतंकियों के ऊपर दबाव है और आतंकी जो है इसी के चलते इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए अलग अलग जगह जो है वो घूम रहे हैं, लेकिन लोकल जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं सेना का और उन्होंने जो है इस बात की इत्तला दी और अब जो है सर्च ऑपरेशन चल रहा है। नजर बना रखे संदीप, वो लौटेंगे आपके पास। तो मुद्दा गर्म है। उत्तर प्रदेश के राज्य सूचना आयुक्त और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के समधी अरविंद सिंह बिष्ट ने लखनऊ विकास प्राधिकरण यानी कि LGA के उपाध्यक्ष पद अपने परिवार को टॉर्चर करने का संगीन इल्जाम लगाया है। उनका दावा है कि जब से उन्होंने LGA में सूचना के अधिकार के तहत लंबित मामलों को जल्द निपटाने के लिए कहा है, LGA उपाध्यक्ष प्रभु N सिंह उनके पीछे पड़ गए हैं और LGA में काम करने वाली उनकी पत्नी को भी बेवजह तंग किया जा रहा है। मैंने लखनऊ विकास प्राधिकरण के 103 मुकदमे सुनने के लिए सूचीबद्ध किए थे 3 अप्रैल को। उसके बाद मैंने मई में जाकर के एक पत्र लिखा और उस पत्र पर मैंने दूरभाष से श्री प्रभु नारायण सिंह से भी बात की, मगर उन्होंने इस बात को अन्यथा लिया और मैं समझता हूँ लगातार उसके बाद उन्होंने, मेरी पत्नी वहाँ पर थी और उनको PIO बना दिया। एक नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध था। तो एक साजिश है ना कि आपने मेरी पत्नी को PIO बना करके ब्लैकमेल करने की कोशिश की। मेरा अपराध ये हो गया कि साहब मैं एक राज्य सूचना आयुक्त हूँ, हमने जन सूचना अधिकार अधिनियम की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए उनको पत्र लिखा, उनको दूरभाष से बात किया। मुद्दा गर्म है। सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब सभी प्रत्याशियों को नामांकन के वक्त अपनी पत्नी, अपना और आश्रितों की आय का पूरा ब्यौरा देना होगा, साथ ही साथ उसका स्रोत भी बताना होगा। अभी तक उम्मीदवार सिर्फ अपनी ही संपत्ति की जानकारी दिया करते थे, लेकिन अब उनके पास ये संपत्ति कहां से आ रही है, इसका स्रोत क्या है, ये भी बताना होगा। ये सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला है। एहतेशाम जुड़ चुके हैं। एहतेशाम, बहुत बड़ा फैसला है निष्पक्ष चुनाव की तरफ, और ये मकसद क्या है इसके पीछे? याचिकाकर्ता ने क्या याचिका डाली थी? देखिए, इससे पहले जो प्रक्रिया थी इलेक्शन की, उसमें यही था कि जब भी कोई कैंडिडेट अपना एप्लीकेशन फाइल करता है चुनाव लड़ने के लिए, उसमें हलफनामा देना होता है जिसमें सिर्फ ये बताना होता था कि आपकी संपत्ति क्या है, आपका आय क्या है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसमें ये साफ कर दिया गया है कि आपको सोर्स ऑफ इनकम, कि आपने वो जो पैसा है, वो प्रॉपर्टी है, वो कहाँ से ली है, इसका स्रोत भी बताना होगा। और सिर्फ कैंडिडेट का ही नहीं बल्कि अपनी पत्नी या पति जो भी जिस केस में हो, और अपने आश्रितों का भी ये सब कुछ बताना होगा। तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जो भ्रष्टाचार जिस तरह से राजनीति में बढ़ रहा है और जो कैंडिडेट्स आते हैं उनके बारे में बाद में पता चलता है कि उनका जो सोर्स ऑफ इनकम था वो गलत तरीके से था। तो इस पर लगाम लगाने की कोशिश की जा रही है कि आप पहले ही हलफनामा दाखिल करके ये बताना होगा कि आपने जो आय जमा की है वो कहां से ये सारा पैसा और प्रॉपर्टी आपकी आई है, ये सोर्स बताना होगा। और उसमें अगर कोई घालमेल हो तो जो विरोधी पक्ष है वो कभी भी उसके खिलाफ दावा कर सकता है। तो एक बड़ी एक मुहिम चल रही है जो राजनीति को बेहतर करने की, उसमें सफाई लाने की, उस दिशा में एक बड़ा कदम। क्लीन एंड क्लियर पॉलिटिक्स और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने की भी एक तरीके से ये कोशिश होगी। मुद्दा गर्म है। कावेरी जल विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कर्नाटक को तमिलनाडु को 177.55 टीएमसी पानी देने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्नाटक में सूखे की स्थिति को देखते हुए उसे ज्यादा पानी मिलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु को मिलने वाले 192 टीएमसी पानी में कटौती करते हुए
77.55 टीएमसी पानी देने का आदेश दिया है। पहली बात यह है कि हमारा एलोकेशन जो है उसको एनहांस किया हुआ है, जो 270 था उसको 284.75 किया हुआ है, तो उस वजह से जो है हमको इससे काफी राहत मिली है। मुद्दा गर्म है। क्या गुजरात में दलितों का शोषण हो रहा है? क्या दलितों को उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा है? और क्या जिग्नेश मेवानी दलित के आत्मदाह को सियासी मुद्दा बना रहे हैं? सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि गुजरात के पाटन में सरकार की तरफ से जमीन नहीं मिलने से नाराज एक दलित ने आत्मदाह कर लिया, जिसके बाद पाटन में दलितों ने चक्का जाम कर दिया और सरकारी बसें रोक दी। इस बीच दलित नेता और विधायक जिग्नेश मेवानी भी पाटन पहुंचे और गुजरात की बीजेपी सरकार पर हमला बोल दिया। गुजरात के अंदर 1,63,808 एकड़ जमीन गुजरात एग्रीकल्चर लैंड सीलिंग एक्ट के तहत ग्रांट की गई है। उसमें से 17,000 से ज्यादा दलित समाज के भूमिहीन ग्रांटीज है। उसकी 90% लैंड के ऊपर दलितों का कब्जा नहीं है। बार बार लगातार रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को लिखते हैं, रैलियां करते हैं, धरने पे बैठते हैं, अर्जी करते हैं, आवेदन पत्र देते हैं, यहाँ तक कि सुसाइड का भी अटेम्प्ट किया भानुभाई ने। उसके बावजूद भी 1 इंच जमीन का पोजीशन देने को गुजरात की सरकार तैयार नहीं। वो दिखाता है कि किस हद तक गुजरात की सरकार गरीब विरोधी और दलित विरोधी है। हम लोगों की यही डिमांड है पूरे गुजरात के अंदर, जहाँ पर भी जमीन का आवंटन केवल कागज पे उसके एक्चुअल फिजिकल पोजीशन दिया जाए, नई जमीनों का आवंटन हो। जिन जमीनों के ऊपर श्री सरकार दाखिल की है, जमीन वापस ली सरकार ने, वो भूमिहीनों को रिग्रांट हो, दलितों को सम्मान से जीने का मौका मिले। भानुभाई वनकर की तरह किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार से सुसाइड का अटेम्प्ट ना करना पड़े, ऐसा गवर्नेंस एंश्योर किया जाए। जमीन के टुकड़े को दलित बिल्कुल एक जमीन के टुकड़े को लेकर किसी दलित व्यक्ति को सुसाइड का अटेम्प्ट करना पड़े, यही गुजरात मॉडल के बारे में सब कुछ कहता है। रतन टाटा को, कॉर्पोरेट कंपनियों को, बिजनेस हाउसेस को, इंडस्ट्रियल जायंट्स को, भाजपा के बड़े बड़े नेताओं को, विजय रूपाणी को, सबको जमीन मिल जाती है, तो दलितों को क्यों नहीं मिल रही है? क्या कहना चाहेंगे कि ये लड़ाई कहां तक पहुंचेगी और फ्यूचर क्या गुजरात के? पूरे गुजरात में इस लड़ाई को ले जाएंगे, पूरे देश में इस लड़ाई को ले जाएंगे। इस देश में यदि 100 दलित है तो उसमें से 75 से 80% दलित तो गाँव में बसने वाले भूमिहीन है। तो पूरे देश में उसके ऊपर से जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। हिमांशु हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, क्या गुजरात में दलितों का शोषण हो रहा है? बिल्कुल माना जा रहा है। जिस तरह पाटन में जो पूरी बीती रात जो घटना हुई है, उसके बाद जो बात की जाए तो गुजरात में राजनीतिक माहौल तेज हो रहा है। वडगांव के जो धारासभ्य है जिग्नेश मेवानी, उनके द्वारा आज पाटन बंद का ऐलान दिया गया है। हमारे साथ मौजूद है पाटन के ही कुछ दलित आगेवान मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि गुजरात में दलितों की हालत क्या है। मैम, मुझे आप बताइए कि गुजरात में दलितों की हालत क्या है? गुजरात में कई सारे ऐसे बनाव बने हैं जिनमें कल पाटन में जो हुआ कि जो हमारा अनुसूचित जाति का एक व्यक्ति जो कलेक्टर कचहरी के सामने वो देहांत जो अग्निदान किया है, उनमें पर 1 बजे वो घटना बनी है। तो रात 3:30 बजे तक हम वहाँ खड़े पैर रहे, तो भी हमारी कोई पर कार्यवाही नहीं हुई और हमारी फरियाद पर नहीं स्वीकार की। और 3:30 बजे हमारी फरियाद FIR दर्ज करवाई और बाद में हमारे सामने ऐसा प्रस्ताव रखा कि आपकी 5 मांगें स्वीकार की जाएगी, पर हमें वो दिलासा दिया जा रहा है अभी तक, पर हमें कोई ऐसा प्रूफ नहीं दिया कि हम आपकी ये मांगें पूरी कर देंगे और करने वाले ही आज भी हमें आपकी मांगें पूरी कर देंगे। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सरकार हमारे साथ जो कि ये घटना हुई उनमें 3 पॉइंट ऑल थी, वो पास हो गई क्योंकि वो अलग समाज की थी, अनुसूचित जाति समाज की नहीं थी। तो अनुसूचित जाति के समाज की न होने के कारण ये हमारी जो फाइल्स है उनमें जो भी ज्ञातिगत भेदभाव मुझे दिखाई दे रहा है ये सरकार में। हिमांशु रोकना चाहूंगी। राजू परमार कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु रहिए, क्योंकि आम लोग जनता आपके साथ है जो कि आरोप सीधे सीधे लगा रही है कि दलितों पर अत्याचार हो रहा है गुजरात में। राजू परमार कांग्रेस नेता, क्या हो रहा है गुजरात में, बताइए। नहीं, ये बहुत ही दुखद घटना है जो भी हुआ है। पाटन के अंदर एक दलित सोशल एक्टिविस्ट ने अपनी केरोसिन डाल के जान गंवाने की ये किया है। बहुत ही दुखद घटना है। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? इनके लिए वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है। देखो, ये जो भानुभाई है वो पहले तलाटी थे, तो उन्होंने पूरी प्रोसेस करके उनका जो भी पैसा भी भरना था लैंड का, वो पैसा भी उन्होंने भर दिया। अब इनके साथ और लोगों को लैंड मिल गया, सिर्फ यही फैमिली को लैंड
बिकॉज दे आर फ्रॉम दलित फैमिली, उन्हीं को तो आपका ये कहना है कि दलित होने के नाते उनको जमीन नहीं दी गई, अत्याचार हो रहा है, दलितों का शोषण हो रहा है गुजरात में, यही कहना चाह रहे हैं? शोषण हो रहा है। देखो आप थानगढ़ का इश्यू ले लीजिए, आज तक थानगढ़ के जो रिपोर्ट है आज वो टेबल पे रखा नहीं गया है, उसको डिक्लेयर नहीं किया। थानगढ़ में 3 लोगों की पुलिस फायरिंग में मौत हुआ था। आप ऊना का ले लीजिए, ऊना में सीएम ने प्रॉमिस किया, आज तक उनको कोई मुआवजा नहीं मिला, उनको कोई लैंड नहीं मिला है, उनका रोजगारी के लिए कोई आगे की कार्यवाही नहीं हुआ है। और ये एडवांस में जब कहा गया तभी हम लोग 15 तारीख को 1 बजे आत्मविलोपन करेंगे, उसके बावजूद भी यदि गुजरात की सरकार चाहती तो इसकी तो पैसा भी भर दिया था, उसको जमीन दे देते और इट इज नॉट अ भीख। नहीं हुआ, लेकिन आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर कि दलित होने के नाते उसको जमीन नहीं मिली, जिस वजह से उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ा। बहुत शुक्रिया राजू परमार, कांग्रेस नेता गुजरात से, जिनसे हम बात कर रहे थे। मुद्दा गर्म है, बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर सत्ता का नशा सर चढ़कर बोल रहा है और शहीद का अपमान करने के लिए क्या कुछ कहा उन्होंने वो भी आपको सुनाएंगे। क्या बिहार के मंत्री विनोद सिंह माफी मांगेंगे? क्या नीतीश सरकार अपने इस मंत्री पर कोई कार्रवाई करेगी? सवाल इसलिए क्योंकि बिहार के मंत्री विनोद सिंह पर शहीद का अपमान करने का आरोप लगा है। बिहार के मंत्री विनोद सिंह ने जब उनसे ये पूछा गया कि आप शहीद की अंतिम यात्रा में क्यों नहीं गए, तो उनका जवाब क्या था, जरा वो सुनिए। उन्होंने कहा कि अगर मैं चला जाता तो क्या शहीद जिंदा हो जाता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उनके पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है कि जो उड़कर शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंच जाएंगे। आपको मालूम है कि नहीं कि कटिहार से पीरो की दूरी 600 किलोमीटर है और अभी हम 400-450 किलोमीटर की दूरी तय करके कल कटिहार से हम यहाँ पहुँचे। हम रास्ते में हैं और मैं अभी पीड़ित परिवार मुजाहिद के पीड़ित परिवार से मैं मिलने के लिए जा रहा हूँ। क्या फायदा जब कल नहीं तो कल ही जाके क्या फायदा होता। मैं दिल से वहाँ पर मैंने उनको सैल्यूट किया है, ऐसे शहीद नौजवान के लिए हमने सैल्यूट किया है और कल ही जाके क्या उनको हम जिंदा कर देते। इनको कोई अधिकार नहीं है इस पद पे रहने का। अगर सैनिकों के शहीदों का अगर ये सम्मान नहीं कर सकते हैं तो कम से कम उनके परिवार वालों पर, कम से कम उनके मनोबल को ऊंचा करने के लिए कम से कम ये जाते, सम्मान रखने के लिए ये जाते। सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते, प्रभारी मंत्री होने के नाते इनको वहां पहुंचना चाहिए था। इनको तो नीतीश कुमार जी जल्द से जल्द बर्खास्त करें, ये हम मांग करने का काम करते हैं। ये मैंने उनका बयान देखा नहीं है, लेकिन शहीदों के प्रति हम सबका पूरा सम्मान है। उन लोगों ने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है और हम ऐसे शहीदों को सलाम करते हैं और मैं जरूर पता करूंगा क्यों ऐसी बात हुई कि ये उनका क्या बयान था ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन ये बयान बिहार सरकार का बयान नहीं है। वीर कुंवर सिंह की धरती का वो सपूत था जिसकी शहादत हुई, उसकी शहादत पे पूरे बिहार को गर्व है। हम आप सबको सम्मानित हुए हैं। वीर कुंवर सिंह की धरती पे आज भी ऐसे ऐसे वीर सपूत जन्म लेते हैं और लेते रहेंगे। और ऐसे बयानों की कोई महत्वता नहीं है। ऐसे बयानों की चर्चा करके उस वीर सपूत की शहादत का अपमान कोई न करे। इसमें शब्दों का चयन का बात तो तब आएगा जब इस तरह का बयान आता है तो एकदम हमें लगता है कि वो जानबूझ के इस तरह का बयान दिए होंगे। उनको ये नहीं मालूम है कि किस तरह की बात रखनी चाहिए। इस संबंध में तो वही बता सकते हैं जानबूझ कर दिया, किस उन्होंने क्यों ऐसा बोला। मेरी समझ है कि शब्दों का चयन में गंभीरता होनी चाहिए। मेरा सलाह है माननीय मंत्री जी को कि मंत्री जी ऐसे बयान से बचिए और निश्चित रूप से पूरा देश इस पर गर्व करता है। इस संबंध में तो माननीय नंदकिशोर जी का मैं सुन रहा था, जो बिहार के पथ निर्माण मंत्री, उन्होंने कहा कि हम पता लगाएंगे। उनके दल के लोग हैं, उन्होंने पहले मंतव्य, मैं आप ही के टीवी पर सुन रहा था, तब उनका मंतव्य आने दीजिए। तो बड़े नेता है, जरूर इस संबंध में पूछताछ होगी। नहीं, सरकार का पार्टी है ना, सरकार के पार्टी ने माननीय मंत्री ने कहा है ना, माननीय मंत्री ने कहा है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने कहा है कि हम इसको संज्ञान में लेंगे। एक कार्रवाई तुरंत होनी चाहिए, लेकिन हमें लगता है कि आज के डेट में नीतीश कुमार जी इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई कार्रवाई कर पाए। न उनकी चलती है, न उनसे कोई पूछता है। जिस तरह का स्थिति वो बन गया है कि उसमें वो कार्रवाई करने में अक्षम है, मुझे ये लगता है। अदरवाइज तो इसमें सोचना भी नहीं चाहिए, कार्रवाई करने में 2 मिनट नहीं सोचना चाहिए। जो इस तरह की बात करते हैं कि इस तरह का कोई वो चीज़ बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो अगर ऐसी स्थिति है तो इसमें सोचने की अवस्था क्या, कहाँ से आ गई?
सियासत की मजबूरी भी है उनके लिए और जरूरी भी है, उसके बगैर उनका काम नहीं चलेगा। हो सकता है कि अगर वो कार्रवाई करते हैं तो उनकी सरकार खतरे में आ गई और फिर वो बिना कुर्सी का रह नहीं पाएंगे, ये भी कारण हो सकता है। अब तो हमारा सियासत का इंजेक्शन का असर तो पता ही होगा ना, हमारा इंजेक्शन कितना कड़ा होता है, आपको ज्यादा पता है क्योंकि अरे नवल जी घबराइए नहीं, आप मोहन भागवत का समर्थन करते हैं, उनके भैया समर्थन करते हैं, आपको ज्यादा पता है। इंजेक्शन दूसरे को लगा है। तेजस्वी यादव अरुण जेटली से मिलने के लिए आएगा। बताइए मोहन भागवत के विषय में आप क्या सोचते हैं? अरे आप बोलिए ना, हम तो बोले मुक्त भारत की बात करते प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। ये क्यों नहीं बताते हैं? ये क्यों नहीं बताते हैं कि संघ के सामने नतमस्तक हो गए हैं, नतमस्तक हो गए हैं, नरेंद्र मोदी के अधीन हो गए हैं। आदमी पे इस तरह का टिप्पणी करते हैं तो इस पर रिएक्शन क्या लेंगे? अरे आप विषय से पकड़िए, विषय से आप जिस तरह से बात कर रहे हैं मैं उसी तरह से रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब आप मोहन भागवत के बयान का समर्थन कर सकते हैं तो आप इस मंत्री के खिलाफ में क्या बोल सकते हैं? मुद्दा गर्म है। क्या पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी नीरव मोदी से पैसा वसूल कर पाएगी सरकार? क्या फिर विजय माल्या के बाद नीरव भी जनता का पैसा हजम कर जाएगा? सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर जनता का पैसा किसने डुबोया? ये सवाल इसलिए क्योंकि नीरव मोदी जांच एजेंसियों की पकड़ से काफी दूर भाग चुका है। हालांकि अलग बात है कि सीबीआई और ईडी ने नीरव मोदी के खिलाफ कार्रवाई कर समन जारी कर दिया है। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए नीरव मोदी की तलाश करने के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि ईडी ने नीरव को पेश होने के लिए समन भी जारी किया। और इस बीच ईडी ने विदेश मंत्रालय को नीरव, मेहुल चोकसी और एमी मोदी के पासपोर्ट रद्द करने के लिए भी लिखा है। हम नीरव मोदी के बारे में कुछ जानते नहीं थे पहले, उनके साथ मेरा कोई बिजनेस डीलिंग नहीं था। मेरा बिजनेस डीलिंग मेहुल चोकसी जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गीतांजलि ग्रुप के साथ था। उनके साथ मेरा एक फ्रेंचाइजी ज्वेलरी फ्रेंचाइजी स्टोर खोला बेंगलोर में। ऐसा पता चला हमको कि उसने 10 करोड़ का अगेंस्ट में हमको अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ का माल दे के बोला हमको आपको 20 करोड़ का माल दे दिया, क्योंकि उसका पूरा डायमंड ज्वेलरी पूरा इंक्लेटेड है। 1:5x का इंक्लेट करके इनवॉइस बना के बोला आपको तो माल दे दिया, आप बेचो या मरो। फाइनली मैंने उसके ऊपर 2 FIR लगाया। नीरव मोदी का मामला है, ये पहला उसका घोटाला उसने जो किया सारे नियम के विरुद्ध में, उसको जो कर्जा मिली और आखिर में 11,000 लेकर चले गए, वो 2011 में हुआ। और फिर जो ऑडिट के लोग हैं उन्होंने इसको फिनेंस मिनिस्ट्री को 2013 को बताया था। जैसा चिदम्बरम उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे, उसने कुछ ही नहीं किया। हमारे साथ इस वक्त शाइना एनसी बीजेपी से जुड़ चुके हैं। शाइना, माल्या के बाद अब नीरव, क्या पैसा वापस आएगा? जरूर आएगा। मुझे लगता है ये आपको हाईलाइट करने की आवश्यकता है कि 2011 में जब लोन दिए थे वो अनसिक्योर्ड लोन, जो बैंकिंग सिस्टम में जो फ्रॉड्स हुआ करते थे कांग्रेस के शासनकाल में, उसके निमित्त हमने परिवर्तन किया है, लाया है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कल ही बताया कि 5,500 करोड़ का जो डायमंड्स और जो गोल्ड प्राप्ति हुई है वो उन्होंने सीज किया है, उनकी प्रॉपर्टीज को अटैच किए हैं। तो मैं मानती हूँ कि उपलब्धि। शाइना, सवाल बड़ा ये ना, इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार तो आपकी है, आपकी सरकार को इस पूरे मामले के बारे में पता था, तमाम एजेंसियों को इनके बारे में पता था। देखिए, जो एजेंसीज ने पहले 2011 में इंसुलेशन दिया कांग्रेस के शासनकाल में, तब शुरुआत हुई। हमने क्या किया है आप जानते हैं कि जिस रफ्तार से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने काम किया है, लेकिन 5,500 करोड़ को तो रिकवर किया है कल के दिन ही। तो मैं मानती हूँ कि ये उपलब्धि नहीं, चलिए, एक बहुत कड़ी संदेश है। कांग्रेस के शासनकाल में ये सब कुछ हुआ, लेकिन आपने इसका पर्दाफाश किया, ये आप कहना चाह रही है। अखिलेश जी मौजूद है। अखिलेश जी, जवाब रख दीजिए। कांग्रेस के शासनकाल में कहाँ हुआ ये? कैसे, किसने बताया? ये FIR देखा है आपने CBI का? ये जो POUs
के थ्रू घपला हुआ है और ये 1.5 साल का है। और ये माननीय इनके ऊपर 42 FIR है। इनका पासपोर्ट तक नहीं रोका गया। माननीय मोदी जी के साथ घूम रहे हैं। आज जो भी भ्रष्टाचार खुलता है या तो मोदी निकलता है या मोदी तक निकलता है। ये आज क्यों हो रहा है? लाखों करोड़ों का घोटाला, भ्रष्टाचार, पैसे लेके भाग जा रहे हैं। वो सारे मोदी जी के मित्र हैं। इसका जवाब रखिए, क्या बिना सरकारी मदद, बिना अधिकारियों की मदद के ऐसा मुमकिन हो पाता? बोलते हैं इतनी ज्यादा जो विभाग है इसमें झूठ क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से भी आया है, जहाँ कोई भी व्यक्ति अपने आप को फोटोग्राफ करते हैं प्रधानमंत्री के साथ, इसका मतलब नहीं कि वो प्रधानमंत्री के साथ हैं। वो चाइना, वो एक अंतर्राष्ट्रीय, आपको पता है डावोस में वो पिक्चर क्लिक की जा रही थी और वहाँ पर जितने लोग खड़े होंगे उस पिक्चर में, क्या ऐसा मुमकिन है कि बिना किसी नॉलेज के, बिना ऑफिशियल नॉलेज के कोई भी जाकर तस्वीर खिंचवा लेगा? ये कोई पब्लिकली फोटो नहीं खिंचवाई गई थी, ये बाकायदा मंच पर फोटो खिंचवाई गई है। देखिए, मैं बार बार क्लैरिफिकेशन देने की आवश्यकता नहीं समझती हूँ। जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने स्वयं एक क्लैरिफिकेशन दिया है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा है कि ये व्यक्ति कहाँ पहुंचे और सीआईआई के जो सदस्य उन्होंने भी कहा कि सीआईआई के सदस्य भी नहीं थे और वो हैंग अराउंड कर रहे थे। आज का टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, हैंग अराउंड कर रहे थे, फिर भी उस डेलीगेशन में जाकर खड़े हो गए तस्वीर खिंचवाने। अखिलेश जी, जो आप बेबुनियादी आरोप लगाने वाले हैं तो बहुत ही अफसोस लगता है। सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति अननेसेसरी डिफेंड कर रहे हो आप मोदी जी को के शासन काल में। अब इनको बोलना, अगर आप इन्हें म्यूट करो तो मैं बोलूं, जरा तहकीकात, इन्हें म्यूट करो तो मैं बोलूं। एक मिनट अखिलेश जी की बात सुन लेते हैं। अखिलेश जी बोलिए। कौन से कांग्रेस के नेता के प्रॉपर्टी उन्होंने रेंट किए हैं? कौन से कांग्रेस के लीडर को क्यों बिलाप कर रही हो? इस तरह बात नहीं होती है, इस तरह से बात नहीं होती है। आरोप लगा, रोना रो रहे हो, बात कर रहे हो, रो रहे हो। जब आपको पता है नवजोत, मुझे पूरा समय चाहिए। सर मैं सुन रही हूँ, आप बोलिए। मैंने शाना को रिक्वेस्ट किया, आप बात रखिए, अपनी सुन रहे हैं, आपकी बात भी सुन रहे हैं। बोलिए अखिलेश जी। शाना जरा जवाब देते। डिस्टर्ब किया नहीं, और अगर अब मुझे समय नहीं मिलेगा तो फिर आइंदा मैं फोन पे भी नहीं आऊंगा। सर मैं तो बोल रही हूँ ना आपको, आप जवाब रखिए। मैं लड़ता नहीं हूँ। देखो, जितने भी करप्शन हुए हिंदुस्तान में मोदी जी के हुकूमत, ये करप्शन खुद करा रहे हैं, क्योंकि गुजरात में इन्होंने वो आयोग नहीं बनाने दिया करप्शन वाला, लोकपाल। दिल्ली में जब से आए हैं लोकायुक्त नहीं बनने दे रहे हैं। कंप्लेंट, एक व्यक्ति कंप्लेंट कर रहा है जुलाई 16 में, पीएमओ को लेटर लिख रहा है। कितनी एजेंसियां हैं उनको नहीं पता लग रही है। ये पैसे इनके ऊपर FIR है, एक साधारण आदमी के ऊपर FIR है तो उसका पासपोर्ट सीज हो जाता है या दूसरा पासपोर्ट परमिशन से विदेश जाना पड़ता। फ्रीक्वेंटली घूम रहे हैं। तो एक मोदी जी, एक छोटा मोदी पहले भाग चुका है, एक माल्या पहले भाग चुका है, एक ये बड़े ये मझोले मोदी आ गए, एक सुशील मोदी बिहार में घूम रहे हैं, जो सृजन घोटाला करके घूम रहे हैं। ये सारे आज मोदी नाम लो तो तुरंत घोटाला से याद आता है। अखिलेश जी फिर इसका भी जवाब रखिए। देखिए नहीं, बैंक की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें ये भी है कि पिछले 10 सालों से चल रहा था, यानी जिस वक्त आपकी सरकार थी उस वक्त से ये घोटाला चल रहा है। ये किसने कहा बैंक की तरफ से? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात उन्होंने बाकायदा बोली है। प्लीज ये झूठ बोलने वालों को आप लोग कल ही खोलो। ये कंपनी, ये बिजनेस में 2010 में आया है, लास्ट 2010 में। 2011 से ये डीलिंग शुरू किया बैंकों से, और ये जो डील है ये 1-1.5 साल की है। FIR पढ़ो CBI की, ये जो पैसे लेके भागा है उसमें डेट लिखी हुई है। ये जो POU जिसके बिहाफ पे इनको गारंटी मिलती थी, उस गारंटी का ये घपला है। MU ने POU बोलते हैं इसको, वो एक तरह से एक्सपोर्ट करने वालों को ये फैसिलिटीज मिलती है कि 3 महीने में आप पेमेंट कर दीजिएगा, बैंक गारंटी ले लेता है। वो है ये। तो ये तो कंपनी 2010 में इसकी बनी है, तो बिजनेस में 2010 में आया है। 2010 साल से कैसे? अगर इस पर सियासत नहीं करे, सीधे सीधे ये कहे, क्योंकि आम उपभोक्ता जो है, आम जो कस्टमर है बैंक का, सवाल ये है कि अब उसकी नजर से देखिए पैसा वापस आएगा कि नहीं। पहले जब आरोप लगाते हैं कांग्रेस पार्टी, उनको धीरे रखना चाहिए और सुनना चाहिए। नीरव मोदी की प्रॉपर्टी दिल्ली में कौन से कांग्रेस नेता के हैं वो भी उजागर कीजिए। कौन से कांग्रेस के नेता लगातार अरे आपकी सरकार है, सबको पकड़ लीजिए। 4 साल से तो आप हैं, आपने क्या किया? आप देखिए 4 साल से आप हैं,
आप कायनात प्लीज बहुत वीक ग्राउंड पे खड़ी हो आप। मोदी को डिफेंड नहीं कर पाओगे आप, लोन दिया आप लोग डिफेंड नहीं कर पाओगे मोदी को। किसने उनको इंस्टॉलेशन किया, हम ये सब बातें में न जाते हुए सिर्फ वित्त मंत्री नहीं बता रहे हैं, दूसरे मिनिस्टर सफाई दे रहे हैं। उस सरकार में जहाँ इंसॉल्वेंसी एक्ट हमने लाया, जहां हमने ब्लैक मनी के खिलाफ डिमोनेटाइजेशन, जहां आपको पता है कि बैंक्रप्सी लॉज को लेके पहली बार इतिहास में बहुत शुक्रिया। चलिए बहुत शुक्रिया अखिलेश जी, बहुत शुक्रिया। सियासत दोनों लोग चमका रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ जनता का है कि क्या पैसा वापस आएगा या नहीं। देश भर में पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी के 17 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए नीरव मोदी की तलाश करने के लिए नोटिस जारी किया है, जबकि ईडी ने नीरव को पेश होने का समन जारी किया है। जेएनयू में 75% उपस्थिति अनिवार्य किए जाने पर छात्र विरोध में उतर आए हैं। जेएनयू छात्र संगठन की अगुवाई में विरोध कर रहे सैकड़ों छात्रों ने प्रशासनिक भवन की घेराबंदी कर रखी है। जयपुर मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को हिजब के 2 आतंकी अंजाम दे सकते हैं, जिनके जयपुर में छिपे होने की खबर है। जयपुर मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले की साजिश रची गई है। सूत्रों के मुताबिक इस हमले को हिजब के 2 आतंकी अंजाम दे सकते हैं, जिनके जयपुर में छिपे होने की खबर है। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी में दावा किया गया है कि आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के 2 आतंकी जयपुर में मौजूद हैं। हिजब के ये दोनों आतंकी जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हाजिन के रहने वाले बताए गए हैं। सूत्रों का ये भी दावा है कि दोनों आतंकी जयपुर में सेना के कैंप और आसपास के इलाकों की रेकी कर चुके हैं और अब सेना के कैंप पर आत्मघाती हमले की साजिश तैयार करने में जुटे हैं। आतंकी हमले का अलर्ट मिलने के बाद सेना के कैंप की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। तो ये अब जो है सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिली है, इसको लेकर के अब जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दरअसल आतंकी जयपुर में सेना के कैंप और आसपास के इलाकों की रेकी कर चुके हैं, तो सेना कैंप पर हमले की साजिश है, इसको लेकर के अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिजब के 2 आतंकी इस वक्त जयपुर में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी नीतीश कुमार फोन लाइन पर मौजूद है। नीतीश, क्या जानकारी है इन आतंकियों के बारे में? देखिए, ये हिजबुल के आतंकी हैं और हाजिन बांदीपुरा जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। ये पिछले 1.5 महीने से जयपुर में है और इन्होंने जो जयपुर का मेन मिलिट्री कैंप है वहाँ की रेकी की है। इसके अलावा इसकी मैपिंग भी वो कर चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों के पास इसकी पुख्ता जानकारी है और ये फिदायीन हमला करने की फिराक में है। दरअसल कुछ दिनों से जो हिजबुल है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, उस पर पाकिस्तान में जो सरहद पार बैठे आतंकी आका हैं वो दबाव डाल रहे थे कुछ बड़ा करने के लिए। तो उसी लिहाज से जो खुफिया एजेंसियों को सूचना मिली है कि 2 आतंकी जयपुर में हैं और वो किसी वक्त मिलिट्री कैंप पर फिदायीन हमला कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये अहम जानकारी मिली है, इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं। आपसे ये समझना चाहेंगे कि इस वक्त क्या खास तैयारियां की जा रही हैं? अलर्ट तो जारी किया गया है, क्या जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी भी मदद ली जा रही है? देखिए, जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं और जो खुफिया एजेंसी हैं, दोनों जो है मिलकर काम कर रहे हैं इस पर और इनको स्पेसिफिक ये जगह का पता है जहां पर इस वक्त आतंकी रह रहे हैं जयपुर में। हमें उस जगह का नाम भी मालूम है और दोनों जो आतंकी हैं उनके नाम भी मालूम है, लेकिन सुरक्षा कारणों से हम नाम जो है अभी नहीं बता रहे हैं और इसको इस लिहाज से जो है सुरक्षा को चाक चौबंद कर दिया गया है। जो पुलिस बल हैं वहाँ पर, जो पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उनको भी इस बारे में अलर्ट जारी कर दिया गया है और जो LIU है वो भी मिलकर पुलिस बिल्कुल सेना अलर्ट मोड पर है। नीतीश, आप खबर पर नजर बनाए रखिए, हम आपसे अपडेट लेंगे। आपका इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली के जेएनयू में प्रशासनिक बिल्डिंग के बाहर रात के अंधेरे में बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए छात्र तालियां बजाकर प्रदर्शन करने लगे। इन लोगों ने यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से अटेंडेंस जरूरी किए जाने के फैसले का विरोध किया और इस मसले पर कुलपति से मिलने की मांग पर अड़ गए। छात्रों का ये प्रदर्शन दिन में शुरू हुआ, जो देर तक जारी रहा। हम लोग बाहर बैठ के वीसी का इंतजार कर रहे हैं कि वो आए और वो हमसे मिले। साफ साफ हमारी डिमांड है कि सर्कुलर वापस लिया जाए। इसके बाद भी वाइस चांसलर ने छात्रों से मिलना मुनासिब नहीं समझा, जिससे छात्र उग्र हो गए। उन्होंने कुलपति को हटाने तक की मांग कर दी। इनको यहाँ से चले जाना चाहिए। इनका मोरली और एथिकली कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे।
जेएनयू छात्र संघ का आरोप है कि वाइस चांसलर आरएसएस के इशारे पर मनमाने तरीके से काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले ने उस वक्त तूल पकड़ा जब यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्कॉलरशिप के लिए एक सर्कुलर जारी किया, जिसमें साफ तौर पर ये लिखा है कि 75% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को स्कॉलरशिप नहीं दी जाएगी और उन्हें सेमेस्टर परीक्षा में बैठने से भी रोका जा सकता है। लेकिन कॉलेज प्रशासन के इस फरमान से छात्र गुस्से में आ गए। उन्होंने कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छात्रों ने दावा किया है कि वो शांत तरीके से अपनी बात कुलपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुलपति ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर छात्रों के दावे को गलत बताया। इस वीडियो में दिखा कि कुछ छात्र वाइस चांसलर के कमरे के बाहर हंगामे में जुटे थे और उन्हें हटाने के लिए वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी जद्दोजहद कर रहे थे। यहाँ भी बैठ सकते हैं। आप तो बैठेंगे, आप बैठेंगे। काफी देर की मशक्कत के बाद सुरक्षाकर्मी छात्रों को हटाने में नाकाम रहे और कुलपति के कमरे के बाहर छात्रों का प्रदर्शन जारी रहा। इस वीडियो के सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर भी वाइस चांसलर के समर्थन में उतरे और उन्होंने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कुलपति को बंधक बनाने का आरोप लगाया। उन दोनों को बंधक बनाया हुआ है, उनको उन्होंने बाहर नहीं आने दिया है और उनसे काफ़ी बदतमीजी की गई है। These things are happening again and again in JNU and these things should not be tolerated. लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए छात्रों ने उल्टा कॉलेज प्रशासन को ही निशाने पर ले लिया। अभी कोई नहीं है, किसी ने कोई गेट ब्लॉक नहीं किया, सब आराम से सीढ़ियों पे बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। लगे हाथ छात्र संघ ने ऐलान किया कि वो बगैर अपनी मांगे पूरी हुए पीछे नहीं हटेंगे।